So we are primarily done with the topic of murder as well. Now I want to tell you about death penalty. But before coming to the topic of death penalty, I would like to tell you something about Evidence Act. There are some concepts of Evidence Act that are related to the topic of murder, and I wanted to tell you here right now so that you have a simple understanding that how does evidence plays a role in all of this. So उसके लिए I have to tell you about three principles. One is corpus delicti, second is last seen theory, and third is what would you prove in a case based on circumstantial evidence. तो पहले मैं corpus delicti पे आता हूँ. अच्छा, मर्डर केस में corpus delicti क्या होता है? It means dead body of the victim. Alright. So एक क्वेश्चन मैं पोज करता हूँ आपको, और उस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा कि लेट अस सपोज प्रोसिक्यूशन इज अनेबल टू प्रूव द कॉर्पस डिलिक्टी. कॉर्पस डिलिक्टी मतलब डेड बॉडी. द प्रोसिक्यूशन इज अनेबल टू प्रूव दैट एंड द प्रोसिक्यूशन इज अनेबल टू फाइंड द डेड बॉडी इटसेल्फ. सो इन दैट केस वेदर द एब्सेंस ऑफ कॉर्पस डिलिक्टी वुड बी फेटल टू द प्रोसिक्यूशन. क्या अगर मान लीजिए डेड बॉडी विक्टिम की नहीं मिली तो भी क्या अक्यूज्ड का कन्विक्शन हो सकता है मर्डर केस के लिए या नहीं? तो ये एक प्रिंसिपल है. अच्छा, ये जो पॉइंट्स है ना, कॉर्पस डिलिक्टी, लास्ट सीन थ्योरी, डेथ पेनल्टी के एसेट्रा एसेट्रा रूल्स, ये जो मैं आपको बताऊंगा दे आर क्वाइट अ बिट इन अ डिटेल. बट एज फार एज दीज एविडेंस पॉइंट्स आर कंसर्न, एविडेंशियरी पॉइंट्स आर कंसर्न, जो कॉर्पस डिलिक्टी, लास्ट सीन थ्योरी और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे हैं, ये बहुत ही अभी मैं आपको ऊपर ही ऊपर प्रिंसिपल्स बता दूंगा. इसके सिर्फ प्रिंसिपल्स बता दूंगा जिससे आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि एविडेंस में कैसे डील होना है, और अगर मान लीजिए लाश नहीं मिलती है या डेड बॉडी नहीं मिलती है तो ऐसे केस में क्या होता है. ऑलवेज नो दिस दैट दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू वांट टू आर्ग्यू इन सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट देन यू नीड टू नो दीज पॉइंट्स, दे आर वेरी एसेंशियल. So there was this old rule regarding the corpus delicti that wherever the dead body is not found, a conviction for murder or homicide cannot be done. Old rule था, English rule था, ये इंडियन रूल नहीं है. अब इंडिया में क्या है, पोजीशन अलग है, और अब तो वेस्ट में भी अलग हो गई है. ये बहुत ही एक पुराना रूल हुआ करता था कि ये सर मैथ्यू हेल ने एक बार बोला था ओल्ड इंग्लिश लॉ में कि आई वुड नेवर कन्विक्ट अनलेस आई फाउंड द डेड बॉडी, कि बिना डेड बॉडी के कन्विक्शन नहीं होगा मर्डर केस में या मैनस्लॉटर के केस में. क्यों? क्योंकि डिस्कवरी ऑफ द डेड बॉडी अफोर्ड्स फिजिकल एविडेंस की मार्क्स ऑफ इंजरी बॉडी पे क्या है, कॉज ऑफ डेथ क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, फिर बहुत सारा एग्जामिनेशन होता है जिसकी वजह से कोर्ट को बहुत आसानी होती है एक्ट्स को, होमिसाइड की एक्ट को अक्यूज से लिंक करने में. बट ये जो रूल है इंडिया में चेंज हो चुका है. जनरल रूल कहता है कि जनरली कॉर्पस डिलिक्टी होनी चाहिए, बट हर केस में अगर कॉर्पस डिलिक्टी मान लीजिए नहीं है, जनरली कोई ऐसा स्पेशल केस कोर्ट के सामने आता है जहाँ पे कॉर्पस डिलिक्टी नहीं प्रेजेंट होती है, कॉर्पस डिलिक्टी मतलब डेड बॉडी, वो नहीं प्रेजेंट होती है, तो इन दैट केस दैट वुड बाय इटसेल्फ विल नॉट बी फेटल टू द प्रोसिक्यूशन केस. वो अपने आप में प्रोसिक्यूशन केस को नुकसान नहीं करेगा. So right now, emphasize on a very simple principle. In absence of corpus delicti, what the court looks for is the clinching evidence that proves that the victim has been done to death. If the prosecution is successful in providing cogent and satisfactory proof of the victim having met a homicidal death, absence of corpus delicti will not by itself be fatal to the charge of murder. Failure of the prosecution to assemble such evidence will, however, result in failure of the most essential requirement in a case involving charge of murder. So what do I mean by that? By that I mean simply is this कि मान लीजिए लाश नहीं मिलती है विक्टिम की. Let us suppose accused ने उसको जला दिया या ऐसी जगह दफना दिया जहाँ पे वो मिलना इम्पॉसिबल है, या let us suppose सी में फेंक दिया. तब ऐसी सिचुएशन में लाश का मिलना इज़ रियली टफ. सो व्हाट वुड द प्रोसिक्यूशन डू? प्रोसिक्यूशन को क्या साबित करना होगा मर्डर के चार्ज को प्रूव करने के लिए? कोर्ट कहता है कि आपको ऐसे केसेस में जहाँ पे कॉर्पस डिलिक्टी ना हो वहाँ पे आपको ये प्रूव करना है कि जो बाकी के सर्कमस्टेंसेस हैं, जो बाकी की एक्ट्स हैं, वो उस
क्वालिटी की प्रूफ करे प्रोसिक्यूशन, जिससे कोर्ट ऐसा कंक्लूजन बना पाए कि अक्यूज्ड की एक्ट की वजह से विक्टिम की डेथ हुई है. तो प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड इज क्लिंचिंग एविडेंस दैट प्रूव्स दैट द विक्टिम हैज़ बीन डन टू दैट बाय द अक्यूज्ड. ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि जहाँ पे कॉर्पस डिलिक्टी नहीं है वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस ऐसे प्रेजेंट करे, प्रोसिक्यूशन कोर्ट के सामने लाए जो कोर्ट को इस कंक्लूजन बनाने में मदद करें कि इट वाज द अक्यूज्ड हु कॉज द डेथ ऑफ द विक्टिम and what he has done with the body is in his personal knowledge and the prosecution is unable to find it. Furthermore, prosecution has to prove the chain of circumstances which unerringly point towards the guilt of the accused. अगर ये कर देता है prosecution, तो absence of corpus delicti would not be fatal to the charge of murder. बिना dead body के भी conviction हो सकता है murder case में अगर ये पैरामीटर्स प्रूव हो जाते हैं. तो एक पुराना रूल हुआ करता था कि बिना डेड बॉडी के मर्डर का कन्विक्शन नहीं हो सकता. वो रूल अब चेंज हो गया है. इंग्लिश लॉ में हुआ करता था. देयर वाज दिस सर मैथ्यू हेल वो वेरी फेमसली रिमार्क दैट आई वुड नेवर कन्विक्ट अ पर्सन ऑफ मर्डर और मैन स्लॉटर अनलेस द फैक्ट वर प्रूव टू बी डन और एटलीस्ट द बॉडी वॉज फाउंड डेड. वो कह रहे थे कि मुझे डेड बॉडी दिखनी चाहिए या पता होना चाहिए कि डेड बॉडी मिल गई, तभी मैं मैन स्लॉटर मर्डर के लिए कन्विक्ट करूँगा. पर जो कोर्ट्स हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हैं इन करंट सिनेरियो और वो बोलते हैं कि देखिए परफेक्ट प्रूफ तो सेल्डम अवेलेबल होता है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली इट इज़ अ मिथ कि हर केस में परफेक्ट प्रूफ मिल जाए. तो कोर्ट सेज कि एब्सेंस ऑफ कॉर्पस डिलिक्टी आप साबित कर सकते हैं. इन अ केस लेट अस सपोज देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ कॉर्पस डिलिक्टी, तो प्रोसिक्यूशन को क्या साबित करना है? आइदर बाय ओक्यूलर एविडेंस मतलब आई विटनेस के द्वारा या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के द्वारा कि जो विक्टिम की मौत हुई है, पहले तो ये प्रोसिक्यूशन को सेटिस्फाई करना होगा कि विक्टिम मर गया है. ठीक है, विद इवन विदाउट अ डेड बॉडी ये साबित करना होगा कि वो मर गया है और उसको मारा है अक्यूज ने. अब ये जो वो साबित करेगा, अब इसके लिए कोई आई विटनेस हो सकता है प्रोसिक्यूशन के पास, बट लेट अस सपोज लाइक इन 70% ऑफ द केसेस आई विटनेस नहीं होता, तो आई विटनेस हटा दीजिए. तो फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के द्वारा दिखाए कि इट वाज द एक्ट ऑफ द अक्यूज्ड व्हिच कॉज्ड द डेथ ऑफ द विक्टिम एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी द विक्टिम इज डेड. ठीक है, कि वो मर चुका है. अब लाश के साथ क्या किया है क्या नहीं, दैट इज़ अप टू द अक्यूज्ड. अब वो प्रोसिक्यूशन उस पर एक वो बता सकता है, क्या कहते हैं, अपना गेस वर्क छोड़ सकता है कि द अक्यूज्ड हैज़ डन दिस टू द बॉडी और द बॉडी और ही हैज़ थ्रोन द बॉडी इनसाइड द सी एसेट्रा एसेट्रा. द पॉइंट दैट यू मस्ट फोकस ऑन कि ये दोनों ही चीज़ें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से भी दिखाई जा सकती हैं, मतलब जहाँ पे कोई आई विटनेस नहीं है, और आई विटनेस या ओक्यूलर एविडेंस से भी दिखाया जा सकता है. अच्छा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कैसे कैसे हो सकते हैं, तो एक इलस्ट्रेशन दे देता हूँ. इट इज़ अ वेरी वाइड थिंग. सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में ये हो सकता है कि अक्यूज्ड की प्रीवियस एनिमिटी थी, उसको मारने का मोटिव था, आखिरी बार ये उसी के साथ देखे गए थे. लेट अस सपोज जो टाइम इंटरवल था जिसके बीच में विक्टिम गायब हो गया अचानक से और अक्यूज्ड का उसके साथ रहना ड्यूरिंग दोज टाइम इंटरवल, ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगा. उसके बाद लेट अस सपोज अक्यूज्ड ने कहीं जाके कोई ऐसे ऐसे एडमिशन किए कि आज मैंने अपने दुश्मन को ठिकाने लगा दिया. लेट अस सपोज ऐसे ऐसे उसने कहीं पे जाके स्टेटमेंट दिए. तो ये ना एक चेन बनाते जाते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की. तो ये इट इज़ लाइक ऑल ऑफ दीज टुगेदर विल कंस्टिट्यूट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. ठीक है, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो बहुत वाइड है, इसको तो इलस्ट्रेट करना इज़ ना इम्पॉसिबल. इसके सिर्फ वही दिए जा सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है. बट जनरली आप ऐसे जान लीजिए, लेट अस सपोज इन अ केस देयर इज़ नो आई विटनेस, तो इसका मतलब केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस होगा. अब मान लीजिए जहाँ पे आई विटनेस है, तो आई विटनेस के साथ साथ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी एक रोल प्ले करते हैं इन द ट्रायल कोर्ट. सो रिमेंबर द प्रिंसिपल वेयर द फैक्ट ऑफ द कॉर्पस डिलिक्टी इज सॉट टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अलोन. मतलब कॉर्पस डिलिक्टी प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से दिखाना चाहते हैं कि जो विक्टिम है मर गया है. The circumstances must be of very clinching and definitive character, unerringly leading to the inference that the victim concerned has met a homicidal death due to the act of the accused. Because
व्हेन वी लुक एट सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, वहाँ पे प्रूव्ड की डेफिनेशन दी गई है कि कोई चीज़ साबित कब हो जाती है. और प्रूव्ड की डेफिनेशन इज वेरी interesting. It says, if the court considering the matters before it considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon a supposition that it exists. तो ऐसे केस में जो कोर्ट के सामने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या बाकी चीज़ें जो प्रेजेंट की जाएं, वो प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्ट को सेटिस्फाई करनी चाहिए कि हाँ, जो विक्टिम है वो मर चुका है और उसकी होमिसाइडल डेथ हुई है और वो अक्यूज़ ने की है. तो उन सिचुएशन में जहाँ पे प्रोसिक्यूशन प्रूव कर देता है, वहाँ पे एब्सेंस ऑफ कॉर्पस डिलिक्टी वुड नॉट बी फेटल टू द प्रोसिक्यूशन एट ऑल. ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट था कॉर्पस डिलिक्टी वर्ड कि अगर मान लीजिए कि लाश नहीं मिलती है और किसी भी हाल में, लेट अस सपोज अक्यूज्ड इज सेइंग बिफोर द ट्रायल कोर्ट दैट द बॉडी इज़ नॉट फाउंड एंड हाउ कैन आई बी हेल्ड गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ द विक्टिम even without the body being present, because without the body you cannot know that what are the marks of injury present on the body, what is the cause of death, etc. तो कोर्ट उन सारी चीज़ों को किनारे कर देगा जहाँ पे भी प्रोसिक्यूशन बाकी एविडेंसेस से प्रूव कर देता है, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल हो, चाहे वो ओक्यूलर एविडेंस हो, जो अनएरिंगली अक्यूज्ड की गिल्ड की तरफ पॉइंट करते हैं. तो ध्यान रखिएगा, एब्सेंस ऑफ कॉर्पस डिलिक्टी बाय इटसेल्फ इज़ नॉट फेटल टू द प्रोसिक्यूशन. हालांकि जनरल रूल ये होता है कि कॉर्पस डिलिक्टी प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि उससे काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि उससे आप देख सकते हैं कि मार्क्स ऑफ इंजरी क्या थे, कॉज ऑफ डेथ क्या था, एसेट्रा एसेट्रा. ये सारी आप चीज़ें बॉडी पे देख सकते हैं, उस पर रिपोर्ट बनती है, कोर्ट में सबमिट होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट. तो वो सारी चीज़ें आसान कर देती है. बट ऑलवेज रिमेंबर, इवन दो द कॉर्पस डिलिक्टी इज़ नॉट प्रेजेंट, even in that situation it is by itself not fatal to the prosecution and charge of murder can still be sustained even though there is absence of corpus delicti. ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट था, इस पे मुझे बात करनी थी. नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू टेल यू इज़ अबाउट लास्ट सीन थ्योरी. लास्ट सीन थ्योरी को सिंपली ऐसे समझिए कि अक्यूज्ड आखिरी बार देखा गया था विक्टिम के साथ. अब विक्टिम मर चुका है, अब अक्यूज्ड आखिरी बार उसके साथ देखा गया था. तो इसको कैसे कन्विक्ट करेंगे, इसको हाउ वुड यू ट्रीट दिस सर्कमस्टेंस, इसको कैसे ट्रीटमेंट होता है इसका. तो इस पे कोर्ट ने बोला है कि द लास्ट सीन थ्योरी कम्स इनटू प्ले व्हेन द टाइम गैप बिटवीन द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द अक्यूज्ड एंड द डिसीज्ड were seen last alive and when the deceased is found dead is so small that the possibility of any other person other than the accused being the author of the crime becomes impossible. It would be difficult in some cases to positively establish that the deceased was last seen with the accused when there is a long time gap and possibility of other persons coming in between them exist. In absence of any other positive evidence to conclude that the accused and the deceased were last seen together, it would be hazardous to conclude guilt on that basis alone. तो कोर्ट कहता है कि देखिए, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि लास्ट सीन थ्योरी अगर सिर्फ यही एक एविडेंस है और बाकी कोई भी एविडेंस नहीं अवेलेबल है, ना सर्कमस्टेंशियल ना डायरेक्ट, कोई और एविडेंस नहीं अवेलेबल है, तो लास्ट सीन थ्योरी पे अलोन कन्विक्शन नहीं होता. ठीक है, बाकी चीज़ें भी दिखानी पड़ती कि मोटिव था और एनिमिटी थी, एसेट्रा एसेट्रा, ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं. अगर ये सर्कमस्टेंशियल केसेस में ही मोटिव का रोल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. तो लास्ट सीन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में और भी चीज़ें दिखानी चाहिए. कोर्ट कह रहा है कि लास्ट सीन थ्योरी कब बहुत ज़्यादा मटेरियल गैदर कर लेगी, वो तब है व्हेन द टाइम गैप between the death of the death of the deceased and the presence of the accused is so small that it leads to only one conclusion, that it must have been the accused person who has caused death of the deceased person. ठीक है,
लेट अस सपोज एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ए जो है अपने घर पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, बी उसके घर पे पहुँच जाता है। अब पार्टी लेट अस सपोज 9 बजे से रात के 3 बजे तक चलती है, और रात के उसी पार्टी के दौरान रात के 1 बजे ए और बी में झगड़ा हो जाता है, और ए बी को स्टैब कर देता है, बी मर जाता है उसकी वजह से। अब हुआ क्या, पार्टी में जितने भी और लोग प्रेजेंट थे वो 12 बजे ही जा चुके थे, सिर्फ ए और बी रहे थे घर पे, अकेले ही वो लोग पार्टी कर रहे थे। तो बाकी सबकी नज़रों में ए और बी आखिरी बार साथ में देखे गए थे, ठीक है। अब जो इंटरवल है ये यहाँ पे बड़ा स्मॉल है, लेट अस सपोज ए और बी साथ में थे, फिर वो आगे चल के झगड़ा हो गया, झगड़े में ए ने बी को मार दिया, बी मर गया। अब प्रोसिक्यूशन जब आएगा तो वो ये फैक्ट्स ही तो बताएगा कोर्ट को कि देखिए ये लोग पार्टी में प्रेजेंट थे, ये फर्स्ट फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है कि जब 12 बजे बाकी लोग चले गए थे तो ए और बी साथ में देखे गए थे, मतलब ए और बी वर दी ओनली पर्सन प्रेजेंट देयर। डेथ जो हुई है वो हुई है 1 बजे के अराउंड, और जो लाश मिली है लेट अस सपोज 500 मीटर्स अवे मिली है फ्रॉम द प्लेस ऑफ ए। अब प्रोसिक्यूशन ये भी इंसिनुएट करता है कि इट मस्ट हैव बीन ए जिसने बी की बॉडी अपने घर से 500 मीटर दूरी पे ले जाके डिस्पोज ऑफ की होगी, आखिरी बार यही देखे गए थे साथ में। तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है ये बड़ा छोटा है, ठीक है, इट इज़ वेरी स्मॉल। नाउ इन दिस सिचुएशन कोर्ट बहुत रीजनेबली कंक्लूड कर सकता है इट मस्ट हैव बीन ए हु हैज कॉज्ड बी's डेथ, इवन दो देर इज़ नो पर्सन हु इज़ अवेलेबल जिसने मर्डर देखा हो। तो यहाँ पे लास्ट सीन थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंस होल्ड कर लेती है। अब लास्ट सीन थ्योरी का एक लिंक होता है, ये कहाँ से प्रूव होती है, ये सेक्शन 106 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट से प्रूव होती है। तो अब ये जो सर्कमस्टेंस है अक्यूज के खिलाफ है, अगर मान लीजिए कोर्ट ने अक्यूज से पूछा कि अच्छा बी आपके साथ आखिरी बार प्रेजेंट था, अब आप बताइए पार्टी के बाद वो कहाँ गया। अब लेट अस सपोज ये झूठ बोल रहा है या ये कोई जवाब नहीं दे पाता इस बात का, तो कोर्ट एक एडवर्स इन्फेरेंस उसके खिलाफ मेक आउट कर सकता है कि इट मस्ट हैव बीन ए हु हैज कॉज्ड बी's डेथ। यहाँ पे लास्ट सीन थ्योरी की बात है। यहाँ पे क्योंकि जब बी की डेथ हुई, जब ए ने स्टैब किया, तो टाइम गैप बड़ा स्मॉल है। अब यहाँ पे ये भी फैक्ट हो सकता है कि चाकू मिल जाए, बाकी चीज़ें मिल जाए। लेट अस सपोज चाकू वाकू कुछ नहीं मिला है, सिर्फ बी की लाश मिली है, ऑलराइट, 500 मीटर दूर। एक एडमिशन जो ए है प्रोसिक्यूशन में, ये प्रोसिक्यूशन के दौरान अपने ये भी कोर्ट के सामने करता है कि बी जो है मेरे घर पे 1 बजे तक था, ये एक वो एडमिशन कर देता है। लेट अस सपोज जब बी की बॉडी का पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है तो जो मेडिकल डॉक्टर होता है वो एक रिपोर्ट सबमिट करता है कि जो ए की डेथ हुई और जो बी की डेथ हुई है वो 1 बजे से, वो 12 बजे से 2 बजे के बीच में हुई है, 12 बजे से 2 बजे के बीच में हुई है। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट सर्कमस्टेंस हो जाता है। ये लास्ट सीन थ्योरी को और स्ट्रेंथन कर रहा है कि पहली बात ए ने एडमिट किया कि वो 1 बजे तक घर पे था और उसके बाद बाहर निकला था। फिर दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये निकल के आ रहा है कि 12 से 2 बजे के बीच में ही बी की डेथ हुई है। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये कुल मिला के ये कंक्लूजन दिखा रही हैं कि हो ना हो ए ने ही बी को मारा है। तो यहाँ पे लास्ट सीन थ्योरी का बड़ा इंपॉर्टेंस है, इवन दो यहाँ पे कोई आई विटनेस नहीं है मर्डर का। और क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि जो टाइम इंटरवल है, जो टाइम गैप है वो बड़ा स्मॉल है। अब इसी में टाइम गैप मान लीजिए 2-3 दिन का हो जाए, या डिपेंडिंग ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस 1 हफ्ते का हो जाए, या इन सर्टेन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस 1 दिन का भी हो सकता है। तो जो टाइम इंटरवल है वो स्मॉल नहीं मानेगा कोर्ट फिर कहेगा हमें और एविडेंस दिखाइए। और अगर मान लीजिए प्रोसिक्यूशन और एविडेंस नहीं दिखा पाता, सिर्फ इतना ही दिखा पाता है कि अक्यूज्ड और डिसीज लास्ट एक साथ देखे गए थे, सिर्फ इतना दिखा पाता है और कोई एविडेंस नहीं है, ना मोटिव दिखा पा रहा है, ना इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टेंसेस दिखा पा रहा है, ना
अक्यूज्ड के कोई ऐसे एडमिशन दिखा पा रहा है जिससे एक कंक्लूजन बना सके कोर्ट की, हो ना हो इसकी एनिमिटी थी या इसने हो सकता है मारा हो। अगर ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं रिकॉर्ड पे और सिर्फ इतनी ही बात प्रेजेंट है कि अक्यूज और डिसीज लास्ट सीन प्रेजेंट थे, तो सिर्फ इस पे कन्विक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ये बहुत कैटेगोरिकली बोला गया है। तो प्रिंसिपल लास्ट सीन थ्योरी का क्या है? द लास्ट सीन थ्योरी कम्स इन टू प्ले व्हेन द टाइम गैप बिटवीन द पॉइंट of time when the accused and the deceased were last seen alive and when the deceased is found dead is so small that the possibility of any person other than the accused being the author of the crime becomes impossible. अब इसके लिए आप बोधराज एलियास बोधा वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का सपोर्ट ले सकते हैं इस कंक्लूजन पे। जसवंत गिर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ही बोला गया था कि किसी पर्सन को आप सोली लास्ट सीन एविडेंस पे कन्विक्ट नहीं कर सकते अगर बाकी लिंक्स ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस प्रूव नहीं हुए हैं। फर्दर मोर लास्ट सीन थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोसिक्यूशन पहली बात ये एस्टैब्लिश करे कि डिसीज्ड की डेथ कब हुई थी और दूसरा किस टाइम पे अक्यूज्ड और डिसीज साथ देखे गए थे, तभी तो टाइम गैप कोर्ट डिटरमाइन करेगा। अगर यही दोनों टाइम नहीं एस्टैब्लिश कर पाता प्रोसिक्यूशन तो भी लास्ट सीन थ्योरी काम नहीं कर पाएगी। अगर प्रोसिक्यूशन ये भी नहीं बता पाया कि डिसीज्ड की मौत कब हुई थी या ये भी नहीं ढंग से बता पा रहा कि अक्यूज्ड और डिसीज कब लास्ट में साथ देखे गए थे, वो टाइम नहीं बता पा रहा, तो इन दैट सिचुएशन लास्ट सीन थ्योरी वुड नॉट बी एप्लीकेबल। The application of last scene theory requires a possible link between the time between the person was last seen alive and the fact of death of the deceased coming to life. So there has to be a reasonable proximity of time between the two events. अगर proximity of time break हो गई, let us suppose 3-4 दिन के बाद deceased की मौत होती है और प्रोसिक्यूशन ये कहता है कि आखिरी बार ये लोग अक्यूज्ड और डिसीज साथ में देखे गए थे, सो इन दैट सिचुएशन लास्ट सीन थ्योरी वुड नॉट हैव एनी सीरियस कंसिडरेशन बिफोर द कोर्ट। आप खुद ही सोचिए कि लेट अस सपोज आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं, दोस्त का नाम है लेट अस सपोज बी, ठीक है, आप थोड़ी डिस्टेंस तक गए, फिर आप अपने घर के रास्ते चले गए और बी अपने घर के रास्ते चला गया। अब मान लीजिए बी को रास्ते में रॉबर मिलते हैं, बी का झगड़ा हो जाता है, रॉबर उसको मार देते हैं। अब बी डाइज, अब एफआईआर होती है, पुलिस आप ही पे शक करने लगती है और आप ही को गिरफ्तार कर लेती है और प्रोसिक्यूशन कहता है कि ये दोनों आखिरी में साथ में देखे गए थे। तो कोर्ट बोलेगा कि आप पहले हमें प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम दिखाइए, फिर हमें बाकी सर्कमस्टेंसेस भी तो दिखाइए जो अक्यूज्ड को इंक्रिमिनेट करें। अगर आप सिर्फ यही दिखा रहे हैं कि अक्यूज्ड और डिसीज लास्ट साथ में देखे गए थे तो बाय इट सेल्फ इट इज़ नॉट सफिशिएंट। एंड कॉमन सेंस पे भी आप अगर सोचिए कि आप थोड़ी ना बी की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए मेरली बिकॉज यू वर लास्ट विद हिम, नहीं ना। अब यही कोर्ट प्रैक्टिकल लेक टेस्ट लेता है कि लेट अस सपोज वो काफ़ी डिस्टेंस तक गया और उस डिस्टेंस पे जाने के बाद उसको रॉबर्स मिले, रॉबर्स से झगड़ा हुआ, रॉबर्स ने मार दिया। अब पुलिस रॉबर को ढूंढ नहीं पाई, उसने आप ही पे शक कर लिया और आप ही को प्रोसिक्यूट कर दिया। सो इन दिस सिचुएशन लास्ट सीन थ्योरी विल नॉट हैव एनी सीरियस वेटेज एंड इट कैन नॉट बी यूज टू कन्विक्ट यू एट ऑल। तो लास्ट सीन थ्योरी डिपेंडिंग ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज वेटेज रखती है। अब मान लीजिए कोई अबडक्टर है, किसी ने अबडक्ट किया है किसी पर्सन को और वो जो पर्सन जिसको अबडक्ट किया है वो मर जाता है उसकी कस्टडी में, तो यहाँ पे तो लास्ट सीन थ्योरी काम कर जाएगी और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी उसके खिलाफ चले जाएंगे। यहाँ पे कन्विक्शन हो सकता है बशर्ते प्रोसिक्यूशन प्रॉक्सिमिटी ऑफ लिंक साबित कर दे, टाइम ऑफ डेथ साबित कर दे और ये साबित कर दे कि जो डेथ हुई है वो अबडक्टर की एक्ट की वजह से हुई है। और बाकी लिंक भी बहुत साबित करने ज़रूरी हैं विच आर एसेंशियल इन द केस विच इज़ बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सो this is the point regarding last scene theory. So always remember the reasonableness of time gap has very great significance. If the time gap is very large, let us suppose of 3 or 4 days, or let us suppose the time gap is of 1 day or 2 day, अब ये फैक्ट और सर्कमस्टेंसेज पे डिपेंड करता है कि टाइम गैप कौन सा रीजनेबल होगा और कौन सा नहीं होगा। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज। इफ द टाइम गैप इज़ वेरी लार्ज then it is not only difficult but may even not be proper for the court to infer that the accused
had been last seen alive with the deceased and the former was responsible for the commission of offense of murder. The purpose of applying these principles are that while keeping time factor in mind, it is only made to enable court to examine whether the last seen together circumstance is of such a degree that it conclusively establishes that in all probability it must have been the accused person who was responsible for the death of deceased. And the last seen theory's application only has weightage where the last seen theory is inevitably leading to an inference that the accused person was responsible for the commission of crime. Furthermore, the proximity of time should be there. The time gap should not be very large, it should be very small, and it should be absolutely impossible to infer that any other person could have caused the death of the deceased under those circumstances. साथ में और भी circumstantial evidence होना चाहिए. So you can, on this point, you can rely on Bodhraj versus state of Jammu and Kashmir, Jaswant Gir versus state of Punjab, और Shyamlal Ghosh versus state of West Bengal, and Mohibur Rahman versus state of Assam. तो ये जितने भी points मैंने बताए हैं ये इन सब केसेस के एग्जामिनेशन से निकलते हैं. अब मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में क्या प्रूव करना ज़रूरी होता है. व्हाट आर द प्रिंसिपल्स विच आर रिक्वायर्ड to be proved in a case based on circumstantial evidence. See, the first principle that is required to be proved is circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established. पूरी तरीके से establish करना होता है. It may be noted here that circumstances concerned must or should not may be established. मतलब जो prosecution के ऊपर बर्डन होता है उसको अनएरिंगली दिखाना होगा कोर्ट को कि द सर्कमस्टेंसेस आर ऑफ सच अ लेवल दैट इट ओनली पॉइंट्स टुवर्ड्स द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड. सो इट इज़ नॉट मे बी प्रूव्ड बट इट मस्ट बी प्रूव्ड. ठीक है. और यहाँ पे सर्टेनिटी दिखाना चाहिए. यहाँ पे सस्पिशन से काम नहीं चलेगा, कंजेक्चर से काम नहीं चलेगा, एक डायरेक्ट लिंक दिखाना चाहिए और फुली एस्टैब्लिश होना चाहिए. ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि 70 से 75% ऑफ द केसेस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे ही बेस होते हैं. सेकेंड इज द फैक्ट सो एस्टैब्लिश्ड शुड बी कंसिस्टेंट ओनली विद द हाइपोथेसिस ऑफ द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड. दैट इज टू से कि एक जो हाइपोथेसिस बनाई गई है कि अक्यूज्ड गिल्टी है, जो फैक्ट प्रेजेंट किए जा रहे हैं कोर्ट के सामने, जो सर्कमस्टेंसेस प्रेजेंट किए जा रहे हैं कोर्ट के सामने, वो सिर्फ अक्यूज्ड की गिल्ट की तरफ पॉइंट करें. एंड ऑल्सो दे शुड नॉट बी एक्सप्लेनेबल ऑन एनी अदर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट दैट द अक्यूज्ड इज गिल्टी. वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं होने चाहिए जो डुअल वर्जन दिखाएं कि एक इन्फेरेंस ये भी बन सकता है कि अक्यूज्ड इनोसेंट है, या एक इन्फेरेंस ये बन सकता है कि अक्यूज्ड गिल्टी है. एक ही इन्फेरेंस बनना चाहिए उन फैक्ट्स से कि अक्यूज्ड गिल्टी है. ऑलराइट. थर्ड, सर्कमस्टेंसेस शुड बी ऑफ कंक्लूसिव नेचर एंड टेंडेंसी. कंक्लूसिव होने चाहिए, उस पर वो इतने स्ट्रॉन्ग लेवल के होने चाहिए कि जिस पे सस्पिशन ना हो. सो दे शुड अक्वायर अ लेवल ऑफ सर्टेनिटी, नॉट द लेवल ऑफ सस्पिशन. फोर्थ इज they should exclude every possible hypothesis except the one to be proved, that is the guilt of the accused. बाकी जितनी भी hypotheses हैं उनको exclude करना चाहिए और सीधे accused की guilt prove करना चाहिए. And fifth and the last one, that there must be a chain of evidence so complete as to not leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused, and must show that in all human probability act must have been done by the accused. These are the 5 golden principles which constitute the पंचशील of the proof of case based on circumstantial evidence. तो ये शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बोला गया था. हालांकि ये जो गोल्डन रूल्स हैं ये इससे भी काफ़ी पुराने हैं, ये ब्रिटिश ऑरिजिन के हैं. लेटेस्ट सबसे ओल्डेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ऑन दिस पॉइंट इज दैट इज़ हनुमान गोविंद नरजुंडकर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. ये सबसे ओल्डेस्ट केस है जिसने इन प्रिंसिपल्स की बात की थी कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स
ऑन केस बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कि उस पर अक्यूज की गिल्ट कैसे प्रूव होती है। तो यही सर्कमस्टेंसेस हैं। इसमें मेन चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, और साथ में व्हाट इज़ एसेंशियल कि हिपोथेसिस जो प्रूव होनी चाहिए वो है गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड की। वो सारे फैक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो अक्यूज्ड की गिल्ट की ही तरफ पॉइंट कर रहे हो, उसकी इनोसेंस की तरफ पॉइंट ना कर रहे हो। अगर इनोसेंस की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे एक डाउट आ जाएगा, और डाउट अगर आ गया देन इट वुड बी अ प्रॉब्लमैटिक। 3 कार्डिनल रूल्स ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस याद रखिएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। थर्ड इज इन केस ऑफ डाउट इट इज़ बेटर टू अक्विट देन टू कन्विक्ट। ये कार्डिनल रूल्स हैं क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के। और फिर साथ में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में जो 5 रूल्स होते हैं वो यही होते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि हर केस पे आई विटनेस की ज़रूरत होती है, नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। यही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को कन्विक्ट करवाता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, प्रीवियस एनिमिटी, मोटिव, पास्ट में लड़ाई, या लेट अस सपोज अक्यूज पर्सन के पास बहुत सारे रीजंस थे डिसीज़ को मारने के लिए, एसेट्रा एसेट्रा। साथ में ये भी सर्कमस्टेंसेस कि लास्ट सीन वो साथ में थे, ये सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अंदर आता है। लास्ट सीन थ्योरी, एसेट्रा एसेट्रा, ये भी इसके अंदर आता है कि अक्यूज पर्सन के पास ग्रज थी उसके खिलाफ, डिसीज़ के खिलाफ, या वो उसकी प्रॉपर्टी में हकदार होना चाहता था, एसेट्रा। तो ये इतना वाइड है कि इसके इलस्ट्रेशन दिए जा सकते हैं। तो इतना सिंपल सा रूल समझ लीजिए कि जहाँ पे भी मर्डर का आई विटनेस नहीं है कि जिसने देख ही लिया हो कि मर्डर किसने किया है, वहाँ पे केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे, वेरी सिंपली। दूसरा, अब जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, ये भी सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अंदर आते हैं, ठीक है, दे आर रेलेवेंट। बट ये जब टोटलिटी में आप ये सारी चीज़ें देखेंगे, मोटिव, मेडिकल रिपोर्ट्स, और लेट अस सपोज वहाँ पे सीन ऑफ द क्राइम में अक्यूज्ड का डीएनए एविडेंस मिल गया, बहुत सारी चीज़ें मिल गई, या हेयर सैंपल मिल गया, एसेट्रा, या अक्यूज्ड की बॉडी पे जो मार्क्स हैं, ये सारे जब टोटलिटी में आते हैं ना, तो टोटलिटी में ये कहलाएंगे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सो बेसिकली ये प्रिलिमिनरी लेवल पे मैं आपको एविडेंस के पॉइंट्स बता रहा हूँ कि ये सिर्फ ये आपको बताने के लिए कि लास्ट सीन थ्योरी की क्या रेलेवेंस है मर्डर के केसेस में, कॉर्पस डिलिक्टी की क्या रेलेवेंस है मर्डर के केसेस में, और मर्डर के केसेस क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से प्रूव हो सकते हैं, या हर केस में आपको आई विटनेस चाहिए। तो यू शुड नो द आंसर कि इट इज़ वेरी इजी टू प्रूव इट ऑन द बेसिस ऑफ circumstantial evidence as well, although it is a lot harder comparatively to the ocular evidence। जहाँ जो भी केस में आई विटनेस होता है, wherever the ocular testimony is present and it is credible, then in that situation that is to be preferred। अगर किसी ने मर्डर देख ही लिया है कमिट होते हुए, या लेट अस सपोज आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग या बाकी चीज़ें, तो वो तो प्राइमा फेस सभी कुछ प्रूव कर देता है। लेकिन जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग एविडेंस पे आएंगे तो फिर मैं आपको और भी बताऊंगा कि किन किन चीज़ों में क्या क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस माने गए, क्या क्या लिंक्स बनते हैं, कैसे लिंक्स बनाता है कोर्ट, और प्रोसिक्यूशन हाउ डज इट प्रेजेंट्स द एविडेंस, कोर्ट उन्हें कैसे कंसिडर करता है, कोर्ट को क्या कंसिडर करना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल मैंने अभी आपको बताया ना, शरद विटर्जन शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनको आपको याद करना होगा क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के प्रिंसिपल्स बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में भी, और प्रैक्टिकली भी बहुत काम आते हैं। अब हम आ जाते हैं डेथ सेंटेंसेस पे, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डेथ पेनल्टी। तो पहला पॉइंट तो ये जान लीजिए कि जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सबसे पहले डेथ पेनल्टी की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अपहेल्ड की गई थी, ठीक है। तो ये तो एकेडमिक लेवल का है कि जनरली डेथ सेंटेंस की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी किस केस में अपहोल्ड की गई थी, वो था जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन किस केस से आई, बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब इसमें क्या बोला गया, द नॉर्मल रूल इज दैट द ऑफेंस ऑफ मर्डर शैल बी पनिशेबल विद अ सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। The court can depart from that rule and impose sentence of death only if there are special reasons for doing so।
such reasons must be recorded in writing before imposing the death sentence. If you remember, section 353 of CRPC, that requires special reasons to be recorded in case a sentence of death is being passed. Sorry, that is section 354 subclause C, subclause 3. Section 354 subclause 3 requires special reasons to be passed when a sentence of death is being given by the court. You must remember that. And the procedural law of execution of death sentence and regarding death sentence is as far as CRPC is concerned is under section 354 subsection 3, जहाँ पे स्पेशल रीजंस देने पड़ते हैं. उसके बाद उसका कन्फर्मेशन का भी पॉइंट आपको याद रहना चाहिए. दैट इज़ अंडर सेक्शन 366 ऑफ CRPC, फ्रॉम सेक्शन 366 टू सेक्शन 368. फिर एग्जीक्यूशन वाला पॉइंट याद रखिएगा, 413 ऑफ CRPC एंड 414 ऑफ CRPC की जब डेथ सेंटेंस कंफर्म हो जाता है तो सेशन जज उसको एग्जीक्यूट करवाएगा. और फॉर्म नंबर 42 कि कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये सारा CRPC में प्रोसीजर है कि टू बी हैंग्ड बाय द नेक टिल ही बी डेड. और प्रिजन मैनर्स के भी कुछ रूल्स होते हैं. सो एज फार एज द CRPC लेक्चर वॉज कंसर्न, उसमें ये पूरा कवर किया गया था कि प्रोसीजरल एस्पेक्ट क्या हुआ था. बट अब हम सब्सटैंशिव एस्पेक्ट में डील करेंगे कि कैसे दिया जाता है, क्या रूल्स हैं देने के. एग्जीक्यूशन के नहीं, एग्जीक्यूशन कन्फर्मेशन वो तो CRPC में और प्रिजन मैनुअल में, लेकिन कब जजेस ऑथराइज्ड इन डेथ सेंटेंस देने के लिए, उससे हम डील करेंगे यहाँ पे. तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चैलेंज की गई थी, ये बात याद रखिएगा. और वहाँ पे जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की तरह बच्चन सिंह ने भी अपहेल्ड किया. और फिर बोला, जो पहला प्रिंसिपल जो कोर्ट ने बताया वो ये था कि जो सेंटेंस है वो जनरली हम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ देंगे, लेकिन जब हमें स्पेशल रीजंस मिलते हैं तब हम डेथ देंगे. ऑल राइट. Then it said, while considering the question of sentence to be imposed for the offence of murder under section 302 of the IPC, the court must have regard to the relevant circumstances relating to crime as well as criminal. Crime को भी देखेंगे और criminal को भी देखेंगे. If the court finds that the offence is of exceptionally depraved and heinous character and constitutes, on account of its design and the manner of its execution, a source of grave danger to the society at large, the court may impose the death sentence. अब कोर्ट ने इस केस के लिए एक यूनाइटेड स्टेट्स का जो भी केस था फरमैन वर्सेस जॉर्जिया, उसको भी रेफ़र किया. और उसको रेफ़र करने के बाद एक लिस्ट बनाई एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस की और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस. तो एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं? If murder has been committed after previous planning and involves extreme brutality, the aggravating circumstances है. Second क्या है? If the murder involves exceptional depravity, तो वो aggravating circumstances है. If the murder is of the member of any armed forces of the union or member of police force or of public servant and was committed while such member or public servant was on duty or in consequence of doing anything or attempted to be done while such member was executing his duty as ordained by law. Next is, if the murder is committed by a person who was acting under a direction of law. Let us suppose a private person was arresting while exercising his power under section 43 of the CRPC, where the private person is also authorized to arrest in case he sees an offence which is non-bailable and cognizable. तो लेट अस सपोज किसी को मर्डर करते देख रहा है, वो अरेस्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में उसको अगर मार देता है अक्यूज पर्सन, तो वो भी एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस की कैटेगरी में डाला गया है. वैसे ही अगर पुलिस ऑफिसर या आर्म फोर्स का मेंबर अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए मर्डर का शिकार हो जाता है, तो वैसे केस में भी वो एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंस माना गया है. अब मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस क्या हैं कि ऑफेंस वॉज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सट्रीम मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस. ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस हैं, ये ग्रेविटी ऑफ द क्राइम को कम करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है कि एज ऑफ द अक्यूज्ड, इफ द अक्यूज्ड इज यंग और ओल्ड, he shall not be sentenced to that. ध्यान रखिएगा, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये बाय इट सेल्फ एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ नहीं है कि सिर्फ इसी के बेसिस में कि अक्यूज यंग एज का है तो
उसको डेथ की सज़ा नहीं होगी। धनंजय चैटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में 27 साल के थे धनंजय चैटर्जी, फांसी पे लटका दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। सो यंग एज ऑफ द अक्यूज बाय इट सेल्फ इज़ नॉट अ मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस, वो एक लिंक है मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस में। तो कोर्ट एक बैलेंस शीट बनाता है एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस की और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस की, और देखता है कि किस फेवर में टिल्ट जा रहा है, डेथ पेनल्टी के फेवर में या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ के फेवर में। So third point of mitigating circumstances, that the probability that the accused would not commit the criminal act of violence as would constitute a continuing threat to the society. Fourth is that the probability that the accused can be reformed or rehabilitated, that is also a mitigating circumstance, and the state shall by evidence prove that the accused does not satisfy the condition of subsection the point 3 and 4 that I just mentioned। कि मतलब कि अक्यूज्ड थ्रेट टू द सोसाइटी है, ये भी स्टेट को प्रूव करना है, और दूसरा कि अक्यूज्ड कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड और रिहेबिलिटेटेड, ये भी स्टेट को प्रूव करना है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट पे है, अक्यूज्ड पे नहीं है। फिफ्थ इज दैट द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस दैट द अक्यूज्ड बिलीव दैट ही वाज मॉरली जस्टिफाइड इन कमीशन ऑफ द ऑफेंस, ये भी एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेज है। नेक्स्ट इज दैट द अक्यूज्ड एक्टेड अंडर ड्यूरेस और डोमिनेशन ऑफ अनदर पर्सन, किसी के प्रेशर में आके उसने एक क्राइम ऑफ मर्डर कमिट किया, तो ये भी एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस हो जाता है। उसके बाद एक और पॉइंट जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस में दिया जाता है वो ये है कि द कंडीशन ऑफ द अक्यूज शोड दैट ही वाज मेंटली डिफेक्टिव एंड दैट द सेक्ट डिफेक्ट इम्पेयर्ड हिज कैपेसिटी टू अप्रिशिएट द क्रिमिनलिटी ऑफ हिज कंडक्ट। तो मेंटल डिफेक्ट के कारण वो अपने क्राइम को ठीक से जज नहीं कर पाया, इवन दो उसे अनसाउंड माइंड का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा वो, क्योंकि लीगल इंसैनिटी है। तो लेट अस सपोज उसको कोई ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से ही वॉज मेंटली डिफेक्टिव और वो पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहा कि वो कर क्या रहा है, बट वो लीगल इंसैनिटी में नहीं जाता है, वो मेडिकल इंसैनिटी में जाता है। तो ऐसे केस में भी वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस में जा सकता है, जहाँ पे डेथ पेनल्टी तो नहीं दी जाएगी पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया जाएगा। जनरल रूल क्या रहेगा? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, नॉट डेथ पेनल्टी। अगर डेथ पेनल्टी देनी है तो एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस की एक बैलेंस शीट बनानी पड़ती है ट्रायल कोर्ट्स को, और उस बैलेंस शीट पे कंसिडर करना पड़ता है कि बैलेंस किस फेवर में टिल्ट कर रहा है, डेथ पेनल्टी के फेवर में या लाइफ इम्प्रिजनमेंट के फेवर में। नेक्स्ट इन लाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट ऑन डेथ पेनल्टी वाज मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अगर पूछा जाए रेयरेस्ट ऑफ रेयर की डॉक्ट्रिन किस केस से आई, तो बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आंसर होना चाहिए। मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस की जो लिस्ट है वो बचन सिंह और मच्छी सिंह दोनों में है। तो मच्छी सिंह में क्या बोला गया? मच्छी सिंह में 3 जजेस बेंच ने बोला कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर को थोड़ा उसने एक्सपैंड किया और बोलते हैं कि द रीजन्स वाई द कम्युनिटी एज अ होल डज नॉट एंडोर्स द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रिफ्लेक्टेड इन डेथ सेंटेंस इन नो केस डॉक्ट्रिन आर नॉट फार टू सीक। In the first place, the very humanistic edifice is constructed on the foundation of reverence for life principle. When a member of the community violates this principle by killing another member, the society may not feel itself bound by the shackles of the doctrine. Secondly, it has to be realized that every member of the community is able to live with safety without his or her own life being endangered because of the protective arm of the community and on account of the rule of law enforced by it. The very existence of rule of law and fear of being brought to book operates as a deterrent for those who have no scruples in killing other if it suits their end. Every member of the community owes a debt to the community for its protection. तो कोर्ट मच्छी सिंह में बोलता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर की डॉक्ट्रिन हम लोग क्यों कह रहे हैं कि देखिए पहले तो रेवरेंस ऑफ राइट का प्रिंसिपल है जिसके बेस पे सोसाइटी बेस होती है। हम सब एक दूसरे की लाइफ की इज्जत करते हैं और हम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तभी तो वी डोंट गो अराउंड किलिंग ईच अदर। लेकिन जब एक पर्सन इस प्रिंसिपल का वायलेशन करता है तो सोसाइटी फिर इस प्रिंसिपल को शायद ना फॉलो करे, एंड इन दैट सर्कमस्टेंसेस ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि भाई एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस थे या मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस थे इसके फेवर में कि नहीं। अगर देखा जाएगा कि सिर्फ एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस थे और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस नहीं थे, या aggravating circumstances far outweigh the mitigating circumstances in the favor of the convict, then in that situation उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी, क्योंकि सोसाइटी का प्रोटेक्शन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। सोशियोलॉजिकल पॉइंट होता है सेंटेंसिंग का, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो डेटरेंस इफेक्ट जो है
वो क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है in the cases where there is a member of the society who does not revere the principle of life and is going around killing people. In that situation, society might not feel safe around him, and it itself will not be bound by the doctrine of रेवरेंस फॉर लाइफ. उस केस में फिर वो नहीं कहेगी कि इनकी लाइफ भी प्रोटेक्ट करो, वो कहेगी कि सोसाइटी के अल्टीमेट प्रोटेक्शन के लिए इनका मरना ज़रूरी हो सकता है. और जब ये सारी बात बताने के बाद मच्छी सिंह में आगे बताया गया कि एंटी सोशल, socially abhorrent nature of the crime, magnitude of the crime and personality of the victim of murder, ये सारी चीज़ें रेलिवेंट होंगी. उसके बाद बच्चन सिंह के प्रिंसिपल्स मच्छी सिंह में भी रीइटरेट किए गए. क्या बोला गया मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में? द एक्सट्रीम पेनल्टी ऑफ डेथ नीड नॉट बी इन्फ्लिक्टेड एक्सेप्ट इन द ग्रेवेस्ट केस ऑफ एक्सट्रीम कल्पेबिलिटी. यही बच्चन सिंह का जो प्रिंसिपल्स थे वही रीइटरेट किए जा रहे हैं. सेकेंड इज, before opting for death penalty, the circumstances of the offender also required to be taken into consideration along with the circumstances of the crime. Third is, life imprisonment is the rule and death sentence is an exception. In other words, death sentence must be imposed only when the life imprisonment appears to be an altogether inadequate punishment, having regard to the relevant circumstance of the crime, and provided and only option to impose sentence of imprisonment for life cannot be conscientiously exercised having regard to the nature and circumstances of the crime and all relevant circumstances. कोर्ट कह रहा है कि जनरली हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट को रूल मानते हैं और डेथ सेंटेंस एक्सेप्शन है, लेकिन जहाँ पे कंसाइंस सोसाइटी की इस लेवल तक वायलेट हो जाए कि ऐसे व्यक्ति ने जितना हॉरेंडस क्राइम कमिट किया है उसकी सजा डेथ ही हो सकती है, तो उस केस में डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है. फोर्थ पॉइंट जो कहता है मजी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, अ बैलेंस शीट ऑफ एग्रेवेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस हैज़ टू बी ड्रॉन and mitigating circumstances have to be accorded full weightage and a just balance has to be struck between the mitigating and aggravating circumstance. और उसके बाद देखा जाएगा कि बैलेंस किसके फेवर में जा रहा है, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस के फेवर में जा रहा है या एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस के फेवर में जा रहा है. एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस के फेवर में जाएगा तो डेथ सेंटेंस, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस के फेवर में जाएगा तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट. तो ये सारा जो इनंसिएशन था वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की डॉक्ट्रिन पे था. ठीक है, दिस वॉज ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर. अब मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशन देता हूँ जहाँ पे डेथ सेंटेंस कंफर्म हुआ है. एक केस है जुम्मन खान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. इन दिस केस death penalty was confirmed by the Supreme Court for rape and murder of a 6-year-old child on the basis of brutality of the crime and on circumstantial evidence. This is the important point. ये केस circumstantial evidence पे बेस्ड था, इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि circumstantial evidence के प्रिंसिपल बता दूँ, and so that कि आपके दिमाग से ये apprehension चला जाए कि बिना circumstantial evidence के conviction नहीं हो सकता. So in this case, the circumstances unerringly pointed towards the guilt of the accused और Supreme Court ने डेथ पेनल्टी कंफर्म की थी ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. एंड द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द ओनली पनिशमेंट द appellant deserves for having committed the reprehensible and gruesome murder of an innocent child to satisfy his lust is nothing but the death as a measure of social necessity and as a measure of deterring other potential offender. The sentence of death is hereby confirmed. एक कभी भी आप ये वर्ड्स देखें ना किसी जजमेंट में, पब्लिक कंसाइंस, सोशल कंसाइंस, जुडिशियल कंसाइंस, सेंटेंसिंग पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कोर्ट बस एक्सप्रेस कर रहा है कि जो हॉरेंडस नेचर ऑफ मर्डर है उसका इफेक्ट क्या है सोसाइटी पे, तो इसलिए सज़ा दी जाती है. क्योंकि सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको सेंटेंसिंग का हमेशा ध्यान में रखना है. और सेंटेंसिंग का पर्पस डेटरेंस होता है और रिफॉर्मेशन भी होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि किसी को सिर्फ स्लैप ऑन द हैंड का पनिशमेंट दिया जाए, इतना छोटा पनिशमेंट दिया जाए कि जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है. तो कोर्ट कहता है कि जो पब्लिक कंसाइंस, ये सोशल कंसाइंस या जुडिशियल कंसाइंस, ये जो सारी चीज़ें, ये डेप्राविटी ऑफ ऑफेंस को बताने का एक ज़रिया है उनके लिए कि इतना डेप्रेव्ड ऑफेंस है कि सोशल कंसाइंस शॉक हो गई या जुडिशियल कंसाइंस शॉक हो गई. सो इन दैट सिचुएशन डेथ सेंटेंस देना ही सही होता है, ना कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट. जैसे टेररिज्म के केस हो गए, जैसे यही जुम्मन खान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस हो गया. अब धनंजय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की बात बताता हूँ. इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सेंटेंस ऑफ डेथ कंफर्म किया था. यहाँ पे जो पर्सन था, ही वॉज अ 27-year-old मैन who was
who actually raped and murdered an 18-year-old woman. In this case, the incriminating circumstances were the premeditation, ये prior planning के साथ murder किया गया था, and also the fact that the accused person, the convicted person, was a security guard, and he exercised his lust and force against a young defenseless person. And in that case, Supreme Court found it fitting कि यहाँ पे death sentence देना चाहिए. Also there was one more incriminating fact कि जो victim थी, इसने इसके खिलाफ पहले कंप्लेन की थी, और उस कंप्लेंट का बदला लेने के लिए he actually murdered her. Supreme Court also took into account the rising crime rate and particularly violent crime against women, और ये सारे totality of the circumstances में देखते हुए इनको मौत की सज़ा दी गई. अब अच्छा, एक पॉइंट जो इस पे ध्यान दीजिए कि जो कन्विक्ट था वो 27 साल का था और मैरिड भी था, तब भी कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे डेथ सेंटेंस ही अप्रोप्रिएट सजा है. तो आप ध्यान रखिएगा, जो मिटिगेटिंग और एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंस मैंने बताए थे ना, उनको कभी आइसोलेशन में मत लीजिएगा. दे आर नॉट मेंट टू बी रेड इन आइसोलेशन. तो यंग एज पे भी डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है. आई थिंक धनंजय चैटर्जी वॉज एग्जीक्यूटेड. नाउ द नेक्स्ट instance is Lakshman Nayak versus State of Orissa. In this case, Supreme Court was the opinion that since the accused person was the guardian of a helpless victim, his 7-year-old niece, and since the crime was pre-planned, cold-blooded, brutal and diabolical, the Supreme Court again found that the appropriate sentence would be death in this case. Supreme Court narrated the facts, which I'll narrate to you, and Supreme Court said, the hard fact of the present case are that the appellant Lakshman is the uncle of the deceased and almost occupied the status and position of that as a guardian. Consequently, the victim, who was aged about 7 years, must have reposed complete confidence in him. And while reposing such faith and confidence, the appellant accused must have believed in his bona fides, and it was on account of such faith and belief that she acted upon the command of the appellant in accompanying him under the impression that she was being taken to her village, unmindful of the pre-planned unholy designs of the appellant. Appellant मतलब लक्ष्मण नस्कर की बात हो रही है. The victim was a totally helpless child, and there being no one to protect her in the desert where she was taken by the appellant, misusing her confidence to fulfill his lust, or after fulfilling his lust, Lakshman Nayak actually murdered her. In this case, Supreme Court found that the fitting sentence is death. Similarly, कामता तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में भी बहुत मिलते जुलते फैक्ट्स थे. यहाँ पे भी विक्टिम वॉज अ 7-year-old चाइल्ड, and she used to address him as Uncle Tiwari, and not only he violated her trust, he brutally raped the child and also murdered her with prior planning. And this was also the case where the court found it to be rarest of rare and sentenced him to death. Now, next in point of important cases that I want to tell you is Nirmal Singh versus State of Haryana. And here, one of the accused had been convicted for rape and he filed an appeal. Pending the appeal, he applied for and was granted bail. And while on bail, he killed 5 members of the family who had given evidence against him in a case where he was convicted for rape. Thereby, he carried out the threat which he gave earlier to the family members. The crime was pre-planned and executed in a very diabolical manner. Now, what did Supreme Court said? Supreme Court said that the appropriate punishment would be death in this case. तो निर्मल सिंह में एक और अक्यूज था जिसका नाम था धर्मपाल, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से के बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, और ये बोला कि धर्मपाल के साथ साथ ये जो निर्मल हैं इनको भी मौत की सज़ा दी जाए. एंड सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द एक्ट वाज depraved, most brutal and heinous in nature. So here the appropriate punishment would be death. Again, there is a case of Jay Kumar versus State of Madhya Pradesh. It was a case in which death penalty was confirmed, and court accepted the view of the High Court. And here the accused person was actually called by the High Court a living danger and incapable of rehabilitation. Here the crime was attempted rape of a 30-year-old pregnant woman, followed by her murder and murder of her 8-year-old child.
Supreme Court held that the crime was brutal and committed in a gruesome and depraved manner. The fact that the accused was a young man of 22 years was held not to be a relevant factor regarding nature of the crime, and he was sentenced to death. Now there is a case of state of Uttar Pradesh versus Satish. In this case, the High Court actually acquitted the accused person, and the trial court had given death sentence. When the appeal went to the Supreme Court and the case was based on circumstantial evidence, the Supreme Court confirmed the death sentence after convicting the accused person. And this was the case where there was rape and murder of a school going child, and it was executed in a very diabolical manner, and the circumstantial evidence actually unerringly pointed towards the guilt of the accused, and court found that the circumstances were satisfied and actually sentenced him to death. तो ये जो पॉइंट्स है ना, आपको दिख रहा है ना, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में सिर्फ मर्डर का ही कन्विक्शन नहीं हो सकता, डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है. बट आगे मैं आऊँगा, आगे मैं और बताऊँगा कि अभी प्रेजेंट ट्रेंड क्या चल रहा है. Now there is a case of Shivu and another versus Registrar General of High Court of Karnataka. In this case, the special reasons for confirming the death penalty given to both accused, who were aged about 20 to 22 and 22 years old respectively, was that a heinous rape and murder of an 18-year-old. It was noted that the accused had twice earlier attempted to commit rape but was not successful. Though no case was lodged against him at that time, they were only admonished by the village elders and Panchayat was asked to mend their ways. But after that, he actually committed murder of that 18-year-old woman. So in that situation, court again said that death penalty is the appropriate sentence that is to be granted to the accused person. Now next point is Bantu versus state of Uttar Pradesh. The death sentence was confirmed for the special reasons of depraved and heinous act of rape and murder of a 5-year-old child, which included insertion of a wooden stick into her private part, which extended to 33 centimeters, and it was used to masquerade that crime as an accident. तो मतलब अक्यूज ने हरकत इसलिए की थी क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि ये एक्सीडेंट के कारण मौत हुई है. सो दैट इज़ वाई ही डिड दैट. यहाँ पे भी डेथ सेंटेंस दिया गया था, इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में माना गया था. नेक्स्ट लाइन ऑफ केसेस इज शिवाजी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द व्यू दैट डेथ सेंटेंस कैन नॉट बी अवॉर्डेड इन अ केस वेयर द एविडेंस इज बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल नेचर, and here the death sentence was upheld because the depraved act of the accused in raping and murdering a 9-year-old child. Again, B.A. Umesh versus Registrar General of High Court of Karnataka. Again, this is a case of murder of a lady, a mother of a 7-year-old child. वहाँ पे भी death sentence confirm हुआ था accused persons के ऊपर because of the depravity of the crime. Again, Mohammed Manan versus State of Bihar. This was a case of a 42-year-old man who had committed rape and killed a 7-year-old child. The court looked at the factors for awarding death sentence both in negative as well as in positive sense. मतलब balance sheet बनाई aggravating and mitigating circumstances की, and then passed the sentence and said it was held that the number of persons killed by the accused is not a decisive factor, nor is the mere brutality of the crime decisive. However, if the brutality of the crime shocks the collective conscience of the community, टर्म्स पे गौर करिएगा, कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ द कम्युनिटी, one has to lean towards the death penalty. Additionally, it is to be seen if the accused is a menace to society and can be reformed or not. Applying these broad parameters, court held that the accused was a mature man of 43 years and he had held a position of trust in relation to victim, and that crime was pre-planned and crime was unprovoked, gruesome against a defenseless child, and what the court found, that is a fit case for awarding death penalty. Now Rajendra Prahlad Rao Vasnik versus State of Maharashtra. Accused was a 31-year-old man who had raped and murdered a 3-year-old child. Again, court considering the brutality of the crime sentenced him to death. अभी मैंने जितने भी केस मैंने आपको बताए, ये सारे
1994 से लेके 2012 तक के, ठीक है। अब किन्हीं केस में पब्लिक अपॉरेंस, जुडिशियल कंसाइंस एंड कंसाइंस ऑफ सोसाइटी और कंसाइंस ऑफ कम्युनिटी रेलेवेंट फैक्टर माने जा रहे हैं। कहीं केसेस में कोर्ट देख रहा है कि रिफॉर्म और रिहैबिलिटेशन की कोई भी चांसेस नहीं है और वो अक्यूज पर्सन मेनेस ऑफ द सोसाइटी है। कहीं केसेस में विक्टिम्स डिफेंसलेस माने जा रहे हैं। उस केसेस में कोर्ट ने डेथ सेंटेंस पास किया कि डिफेंसलेस विक्टिम पे इतनी ब्रूटैलिटी आपने कमिट की। और कई सिचुएशन में जहाँ पे क्राइम वाज अनप्रोवोक्ड और इट वाज प्रीमेडिटेटेड, तो उसमें डेथ सेंटेंस पास किया गया है। तो मैंने एक्चुअली स्टडी नोट्स में पूरा लिस्ट आपके लिए बना के रखा है कि कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करके कहाँ पे क्या पनिशमेंट दिया है। फिर नाउ एक नया ट्रेंड क्या चला है, अब कोर्ट ने कई लेटेस्ट केसेस में क्या किया है कि डेथ सेंटेंस देने की बजाय वो ऐसे सेंटेंस पास कर रहा है कि जहाँ पे कोई रेमिशन नहीं दिया जा सकता, कोई कम्यूटेशन नहीं दिया जा सकता, लाइफ सेंटेंस पूरा का पूरा दिया जाएगा। ना स्टेट गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट से ना कम्यूटेशन दे सकते हैं ना रेमिशन दे सकते हैं। अच्छा, ये पोजीशन आई थी स्वामी श्रद्धानंद के केस से। सो देयर इज़ अ केस ऑफ स्वामी श्रद्धानंद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और इसमें ये पोजीशन होल्ड की गई थी कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऐसा सेंटेंस पास कर दे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का कि जहाँ पे ना कम्यूटेशन दिया जा सकता है ना रेमिशन दिया जा सकता है। और ये बोला कोर्ट ने स्वामी श्रद्धानंद के केस में कि ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है ऐसा करने की। और ये स्वामी श्रद्धानंद का जो प्रिंसिपल था इस पॉइंट पे, टू पास अ सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद नो चांसेस ऑफ रेमिशन और कम्यूटेशन, इसको अप्रूव किया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजन में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्रीहरन एलियास मुरुगन। और यहाँ पे वहाँ पे भी स्वामी श्रद्धानंद के प्रिंसिपल को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अप्रूव कर दिया कि हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे सेंटेंस पास कर सकते हैं। तो एक दो केस इन पॉइंट जान लीजिए। इन मोहम्मद मुन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, the Supreme Court said that the convict has undergone 21 years of incarceration. Supreme Court said that he is not entitled to release as a matter of course, but was required to serve out his sentence till remainder of his life. Then, referring to the position of Swami Shraddhanand in Nazir Khan versus State of Delhi, the Supreme Court said that I am sentencing the convicts to imprisonment for 20 years, and during this period of 20 years they would not be entitled to any remission for this period. So basically ये जो नया एक ट्रेंड सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएट किया है कि वो कह रहा है कि मैं 30 साल का पनिशमेंट दे दूंगा या 20 साल का पनिशमेंट दे दूंगा और इस पीरियड में रेमिशन नहीं दिया जा सकता बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंड इस पीरियड का कम्यूटेशन भी नहीं है कि किया जा सकता बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये एक तरीके से मिनिमम फिक्स टर्म सेंटेंसेस हैं जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केसेस में सुप्रीम कोर्ट पास करता है रादर देन गिविंग द डेथ पेनल्टी। तो ये भी एक ट्रेंड है जिसका आपको कॉग्निजेंस लेना है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेयरेस्ट ऑफ रेयर बच्चन सिंह, मच्छी सिंह और जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यही रेलेवेंट है आपके लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैं आपको आगे और बता रहा हूँ। अब देखिए राम नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। अब देखिए कैसे जज सेंट्रिक है ये सब फिलॉसफीज़। एक चीज़ जान लीजिए, जितनी भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा जज सेंट्रिक है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया रेप और मर्डर पे क्या सेंटेंस दे रहा था। अब देखिए राम नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। यहाँ कोर्ट ने डेथ सेंटेंस जो अक्यूज पे पास किया गया था उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पे चेंज कर दिया, इवन दो द क्राइम वॉज ऑफ मर्डर एंड रेप एंड इट वॉज हीनस। और क्या ग्राउंड कोर्ट ने कंसिडर किया कि अक्यूज वॉज ऑफ वेरी यंग एज, क्योंकि एंड एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द क्राइम ही वॉज जस्ट बिटवीन 21 to 31 ईयर्स ओल्ड। तो उस टाइम पे कोर्ट ने सोचा कि यंग एज भी है और साथ में जो पॉसिबिलिटी ये भी है कि डेथ ऑफ जो विक्टिम जो कमिट हुई वो एक्सीडेंटल भी हो सकती है। सो इस रीजनिंग पे कोर्ट ने बोला कि अक्यूज्ड
हमें नहीं लगता कि सोशल मैनेस है और इसमें पॉसिबिलिटी फॉर रिफॉर्म नहीं है, तो वहाँ पे कोर्ट ने इस केस में राम नरेश में इट मॉडिफाइड द सेंटेंस of death and said that the accused will serve a minimum term of imprisonment of 21 years. ये भी किया है कोर्ट ने. Then in Neil Kumar versus State of Haryana, the court modified the death penalty awarded to the accused for rape and murder of his 4-year-old daughter, and the sentence which the Supreme Court passed was of 30 years imprisonment without remissions. So the court is also doing all this. Similarly, Sandeep versus State of Uttar Pradesh, the death sentence awarded to the convict for the murder of his pregnant friend and pouring acid on her head was converted to sentence for life for a minimum period of 30 years without any remission before his case could be considered for premature release. तो जितना भी मैं 20 साल या 30 साल का जो पीरियड आपको बता रहा हूँ ना, ये imprisonment for life में कोर्ट देता है और बोलता है कि मिनिमम पीरियड जो है वो इतना का होगा, इसमें रेमिशन नहीं दिया जा सकता. तो इसी उस पॉइंट ऑफ व्यू से 30 साल या 20 साल का पीरियड मेंशन करता है कोर्ट कि ये रेमिशन और कम्यूटेशन इस पीरियड के अंदर नहीं दिया जा सकता. अगर स्टेट गवर्नमेंट देना चाहे भी तो भी नहीं दिया जा सकता. नाउ एक चीज़ को आप याद रखिएगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास ही होता है वो. बस ये जो 20 साल और 30 साल का पीरियड जो मेंशन किया जा रहा है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम कोर्ट मेंशन कर रहा है कि इस पीरियड के दौरान स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी रेमिशन या कम्यूटेशन की पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती जो उनके पास अवेलेबल है. For that purpose you can refer to section 432 and 433 of the CRPC, जहाँ पे remission, suspension और commutation respectively की power situated है. Similarly, continuing with this minimum imprisonment term trend where the commutation and remission cannot be given, in Brajendra Singh versus State of Madhya Pradesh, the accused had murdered his wife and 3 children since he suspected his wife's fidelity. The death penalty awarded to him was converted to imprisonment for life by the Supreme Court with a minimum imprisonment of 21 years. देखिए इसमें भी वही घटना घटी. अब एक और केस बताता हूँ, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस संजय कुमार. Supreme Court converted death penalty awarded to the accused for rape and murder of an 18-year-old into one of life imprisonment with a further direction that he would not be granted premature release under the guidelines framed for this purpose, that is either under jail manual or even under section 433A of the CRPC. तो वो भी मना कर दिया. तो उसी सेंस में बोला था रेमिशन और कम्यूटेशन जो है वो नहीं दिया जा सकता ड्यूरिंग दिस पीरियड. सिमिलरली गुरवेल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और रविंद्र त्रिम्बक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भी सेम ट्रेंड फॉलो किया. सेम ट्रेंड कि मिनिमम सेंटेंस है इतने का कि आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के 20 साल या 30 साल या 25 साल जितना भी पीरियड कोर्ट को सही लगे वो एक फिक्स कर देता है. कहता है इतना तो इनको भोगना ही पड़ेगा, इसमें रेमिशन भी नहीं दिया जा सकता, इसमें कम्यूटेशन भी नहीं दिया जा सकता. दैट इज़ वॉट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन. अनदर केस ऑन दिस पॉइंट इज़ रोनी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इसमें बोला है ये सब इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट केसेस ऑन दिस मिनिमम सेंटेंसिंग थिंग जिसमें कम्यूटेशन रेमिशन नहीं दे सकती स्टेट गवर्नमेंट. इसमें 3 accused were aged about 35 years, 2 of them were aged about 25 to 27 years old, and they committed murder of 3 people and committed gang rape of 1. Supreme Court converted the sentence of death to the imprisonment for life and didn't find that this was the case of category of rarest of rare case, and said while sentencing them that the sentence on them shall run concurrently. मतलब सेंटेंस जो है ना वो एक साथ चलेंगे, एक के बाद एक नहीं चलेंगे. उनका गैंग रेप में भी कन्विक्शन था, उनका मर्डर के केस में भी कन्विक्शन था. तो जब कोर्ट ने बोल दिया कि क्या कहते हैं कि ये जो सेंटेंस हैं ये कॉन्करेंटली रन करेंगे, क्योंकि एक पार्ट को उसने कॉन्करेंटली बोल दिया था. अब कॉन्करेंटली का मतलब है कि मान लीजिए 3 ऑफेंस में आपका कन्विक्शन हुआ है, तीनों की सज़ा 3-3 साल है. तो अगर कंजिक्यूटिवली होते तो 9 साल की सज़ा होती टोटल, एक के बाद एक चलता 3-3 साल का पीरियड. लेकिन जब कोर्ट बोल देता है कि कॉन्करेंटली चलेंगे तो इसका मतलब है कि उस 3 साल में, पहले 3 साल में आपके जितने और भी ऑफेंसेस का जो कन्विक्शन हुआ था, जिन पे भी मैं 3-3 साल अभी मैं बोला था, वो पहले ही 3 साल में ख़त्म हो जाएंगे, वो सारे एक साथ चलेंगे. तो ऐसी चीज़ में मल्टीपल ऑफेंसेस में जब कन्विक्शन होता है और कोर्ट बोल देता है सेंटेंस शैल रन
कॉन्करेंटली एक साथ चलेंगे, तब क्या होता है कि जो पहला टर्म होता है या जो लॉन्गेस्ट टर्म होता है सेंटेंस का, या मान लीजिए सबसे सीवियर ऑफेंस का जो लॉन्गेस्ट पनिशमेंट दिया गया है, उसी के अंदर सारे सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि एक सेंटेंस को जो डेथ का था रेड विथ कॉमन इंटेंशन, उसको कॉन्करेंटली रन करने के लिए ऑर्डर किया, और जो गैंग रेप का सेंटेंस जो पास किया था उसको कॉन्जिक्यूटिवली सेंटेंस के लिए ऑर्डर किया। तो हुआ क्या ना, इसका एक फॉल आउट हुआ प्रिजन मैनुअल पे और आपके रेमिशन और कम्यूटेशन की पावर्स पे। उससे ये इफेक्ट होता है कि देखिए, जब स्टेट गवर्नमेंट को रेमिशन देना है, तो अगर कोई भी ऑफेंस ऐसा है जिसमें लेट अस सपोज डेथ एक मैक्सिमम पनिशमेंट है और मान लीजिए कोर्ट ने इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया है, तो 433A ऑफ द CRPC बार करता है कि अगर जब तक 14 साल ना बीत जाएं तब तक तो आप कम्यूटेशन की पावर उस केस में एक्सरसाइज ही नहीं कर सकते। तो उससे एक रिस्ट्रिक्शन लगती है। तो ये जो शुरुआत थी ना केस लॉस की, ये इसी केस से शुरू हुई कि रॉनी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और इससे पहले भी कुछ छोटे छोटे केसेस थे जिन्होंने एक ऐसे ट्रेंड को गौर किया कि हम ऐसा कर सकते हैं कि कॉन्क्रीटली सेंटेंस लगा सकते हैं या मिनिमम सेंटेंस भी लगा सकते हैं। इससे होता क्या है कि अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को कम्यूटेशन की पावर एक्सरसाइज करनी है, तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक का वो ऑथोराइज्ड पीरियड जो है, जो कोर्ट ने फिक्स किया है, वो निकल ना जाए। तो इस केस में कोर्ट ने क्या किया था, एक पीरियड को कॉन्करेंटली फिक्स करवा दिया था और दूसरे पीरियड को कॉन्सिक्वेंटली फिक्स करवा दिया था। तो उससे एक ऐसा अफेक्ट क्रिएट हुआ। इसको एक्सप्रेसली नहीं बोला था जैसे लेटेस्ट केस में बोल रहा है कि 30 ईयर्स का मिनिमम सेंटेंस झेलना होगा विदाउट रेमिशन और कम्यूटेशन। इस तरीके से नहीं बोला था, बस सीधे बोल दिया था कि कॉन्करेंटली एक पार्ट होगा एक सेंटेंस का और दूसरा पार्ट जो होगा वो कॉन्सिक्वेंटिवली रन करेगा। तो इससे इफेक्ट यही क्रिएट हो रहा था कि कम्यूटेशन की पावर इससे थोड़ी इफेक्ट हुई थी। बाद में कोर्ट ने इन्हीं सारे केसेस को देख के अपनी पावर और डेवलप करना शुरू कर दी। सिमिलरली संदेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र था, ये 2013 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट कन्वर्टेड डेथ पेनल्टी टू imprisonment for life and this was a case of rape of pregnant lady and attempted murder and murder of her mother-in-law, और इसको भी कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना था। सिमिलरली सनाउल्लाह खान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में डेथ सेंटेंस was awarded to the accused for the murder of 3 persons। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने imprisonment for life में कन्वर्ट कर दिया और इसको भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में नहीं माना। तो ये जो सारे डिसीजंस हैं ना, ये क्लियरली एक चीज़ सजेस्ट करते हैं दैट कोर्ट ना एक तरीके से डेथ पेनल्टी के लॉ को रिकन्सिडर कर रहा है, पर क्योंकि ये छोटी छोटी बेंचेस हैं तो ये बच्चन सिंह के लॉ का तो वायलेशन कर नहीं सकती। और साथ में एक इशू ये भी है कि जो लाइफ सेंटेंस है उसका तो मतलब 14 या 20 साल तो नहीं होता, ये तो सीधी सी बात आप जान लीजिए। एज ऑफ लेटेस्ट संगीत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में भी ये बात की गई है कि लाइफ सेंटेंस मीन्स लाइफ सेंटेंस। ये जो 14 और 20 साल का पीरियड है कम्यूटेशन और रेमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर होता है कि अगर मान लीजिए गवर्नर या प्रेसिडेंट को पार्डन देना हो या स्टेट गवर्नमेंट को 432 या 433 की पावर एक्सरसाइज करना हो तो उस पॉइंट से वो कंसिडर होता है। लेकिन इन टोटलिटी में इन सारे जजमेंट्स का जो इफेक्ट है वो ये है कि कोर्ट एक तरीके से रिकन्सिडर कर रहा है डेथ पेनल्टी के लॉ को, बट क्योंकि ये माइनर बेंचेस थी तो ये बच्चन सिंह के जजमेंट को तो ओवरराइड कर नहीं सकती, तो दे हैव क्रिएटेड दिस ट्रेंड। तो ये भी एक मिटिगेटिंग, ये एक मिनिमम सेंटेंसिंग का भी ट्रेंड है, ये भी एक आप जान लीजिए, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक है डेथ पेनल्टी किन किन केस में कम्यूट हुई। अब स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस सुरेश में यहाँ पे एक केस था रेप एंड मर्डर ऑफ अ प्रेग्नेंट हाउसवाइफ। कोर्ट ने बोला द क्राइम वॉज डास्टर्डली, इट वॉज हीनियस, बट वहाँ पे डेथ सेंटेंस उसने देना सही नहीं समझा, यहाँ पे उसने इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ सही माना और इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर का पार्ट नहीं माना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या रेलिवेंट ग्राउंड्स पाए थे। पहला ये कि बहुत टाइम हो गया है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैसेज ऑफ टाइम दैट हैज़ पास्ड, और दूसरा हाई कोर्ट ने क्योंकि डेथ सेंटेंस नहीं पास किया था तो उस सिचुएशन में, या डेथ सेंटेंस नहीं कंफर्म किया था तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम भी नहीं करेंगे। सो ये भी चीज़ें चलती हैं। अब कुमुंडी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था,
कि this was a case of rape and murder of a 14-year-old. Supreme Court said, after applying the principle of rarest of rare, that it had no exceptional feature. Then in Akhtar versus State of Uttar Pradesh, there was a case of rape and murder of a young girl. The sentence of death awarded to her was converted to life imprisonment since he took advantage of finding victim alone in a lonely place and her murder was not premeditated. तो ये सारी चीज़ों पे भी कोर्ट ने ऑल्टर किया है डेथ सेंटेंस. अब अभी मैंने आपको निर्मल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का जजमेंट बताया था. आगे चल के वो रिव्यू होता है, ठीक है. आई थिंक आफ्टर फ्यू ईयर्स इट इज़ रिव्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, निर्मल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जहाँ पे एक अक्यूज ने बेल पे निकल के मर्डर कर दिया था 5 मेंबर्स ऑफ द फैमिली का. अब देखिए जजेस के हिसाब से जजमेंट्स कैसे बदलते हैं सेंटेंसिंग के मैटर पे. लॉ के मैटर में तो नहीं, कन्विक्शन तो हो जाता है क्योंकि कन्विक्शन के प्रिंसिपल्स ज़्यादातर सेटल्ड होते हैं, लेकिन सेंटेंसिंग के जो मैटर्स होते हैं वो बड़े रेडिकली अफेक्ट होते हैं विद द व्यू ऑफ द जज. तो जब रिव्यू पिटीशन हुआ तो रिव्यू में जिन जजेस ने डेथ सेंटेंस पास किया था वो रिटायर हो गए थे और नए जज बैठे थे. उन्होंने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर का पार्ट नहीं माना इसी केस में, जिसमें एक बेंच ने बोला कि ये डेथ सेंटेंस है. दूसरी बेंच जब रिव्यू हुआ तो वो वाले जज रिटायर हो गए. दूसरी बेंच बोलती है नहीं, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में नहीं आता है, और बोला कि हालांकि यहाँ पे बहुत डास्टर्डली एक्ट हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, पर जब हम सारे सर्कमस्टेंस देखते हैं तो ये देखते हैं कि अक्यूज्ड के कोई प्रीवियस क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स नहीं है, and there was no possibility of his committing criminal acts of violence, and he would not be a threat to the society, and that he was not main perpetrator of the crime. तो वहाँ पे क्या किया, जो डेथ सेंटेंस था वो कन्वर्ट कर दिया to imprisonment for life. Now this is why there is this maxim that the equity varies with the chancellor's foot. जैसे जैसे जजेस बदलते हैं वैसे वैसे इक्विटी वैरी करती है. तो ये सारे लॉज जो एज फार एज सेंटेंसिंग इज़ कंसर्न, इट इज़ जज सेंटरिंग, और इसीलिए बहुत क्रिटिसिज्म होता है सुप्रीम कोर्ट का रेयरेस्ट ऑफ रेयर की डॉक्ट्रिन पे कि जजेस मनमानी करते हैं यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में. वही यू कैन सी कि अभी एक बेंच ने कंफर्मेशन किया और जब वो रिटायर, जब रिव्यू फाइल किया गया तो रिव्यू में क्या कर दिया गया, उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर की डॉक्ट्रिन का पार्ट नहीं माना गया, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया डेथ सेंटेंस को सेम केस में. सो दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक. नाउ अनदर केस दैट इज़ वेयर द डेथ सेंटेंस वाज कम्यूटेड वाज मोहम्मद चमन वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली 2001. 2001 में रिपोर्ट हुआ था. Here the accused was a 30-year-old man and he had raped and killed 1.5-year-old child. 1.5 साल के चाइल्ड को उसने रेप किया और उसको मारा. Despite concluding that the crime was serious and heinous and that the accused had a dirty and perverted mind, Supreme Court converted the death penalty to one of life imprisonment. Since the accused was not a dangerous person who would endanger the community, and because it was not a case where no alternative but to impose death penalty was before the Supreme Court. The court actually said that we need to adopt a humanist approach in this case. I don't know what humanist approach the Supreme Court is talking about, but this is a prime example that the judges can actually take the law in their own hands and mold it in a manner they deem it fit. तो एज फार एज द प्रैक्टिस इज कंसर्न, तो आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए कि जैसे मान लीजिए आप किसी अपने क्लाइंट को रेफर कर रहे हैं, लेट अस सपोज दिस पर्सन वाज योर क्लाइंट, व्हाट वुड यू डू इन दिस केस? वुड यू कोर्ट द जजमेंट्स which affirm the death penalty, or would you quote the judgments which negate the imposition of death penalty? Of course, you would quote the judgments which will negate the application of death penalty. But from a ideological standpoint, not as a defense counsel point, I do think that these kinds of judgments are problematic. ये मेरा personal opinion है. But as a defense counsel, if this person came before me to actually argue his case before the Supreme Court, the Bar Council rules mandate me to defend this person to the best of my ability. And this is why practicing is a lot harder than being a trial court judge, because the judge has the responsibility of doing justice. My responsibility is being faithful towards my client
along with being an officer of the court. Similarly, in Bantu versus State of Madhya Pradesh, Supreme Court converted that sentence to imprisonment for life. The accused was a 22-year-old man who had raped and murdered a 6-year-old child. अभी आपने रेप एंड मर्डर ऑफ चिल्ड्रन पे डेथ पेनल्टीज देखी हैं. अभी उन्हीं सर्कमस्टेंसेज में जहाँ पे रेप और मर्डर ऑफ यंग चिल्ड्रन चल रहा है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहा है, उसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर का पार्ट नहीं मान रहा. किस सर्कमस्टेंसेज में? कि अक्यूज्ड का कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है एंड ही वुड नॉट बी अ ग्रेव डेंजर टू सोसाइटी एट लार्ज. बट प्रीवियस केसेस में ऐसा नहीं था. द सेम सिचुएशन वॉज नॉट इन द प्रीवियस केसेस. सो दिस इज़ वाई आई से दैट इट इज़ वेरी जज सेंट्रिक, और इसीलिए ज्यूरिस्ट बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर की डॉक्ट्रिन को. Similarly, in state of Maharashtra versus Bharat Fakira Dhivar, here the Supreme Court converted the sentence to life imprisonment. Why? Because accused was acquitted by the High Court, and then the imprisonment of life's imposition was not unquestionably foreclosed by the prosecution. Prosecution नहीं साबित कर पाया कि imprisonment for life क्यों नहीं दिया जा सकता, डेथ ही क्यों देना चाहिए. और ऊपर से एक फैक्ट और जो एडिशनल ग्राउंड बन गया था कि हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया था इसको. The court didn't find it safe to actually sentence him to death. Similarly, in Amit versus State of Maharashtra, what happened? The death penalty awarded to the accused was for rape and murder of an 11-year-old child, and it was converted to imprisonment for life for the reason that he was a young man of 20 years when the incident occurred, and he had no prior criminal record of a heinous crime, and there was no evidence that he would be dangerous to the society. अभी आपने देखा यंग एज पे भी कन्विक्शन हुआ है डेथ का, और सॉरी कन्विक्शन मर्डर का हुआ है और सेंटेंस डेथ का पास हुआ है अभी. बट इन अमित वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचेस अलग अलग जजमेंट पास कर रही हैं. यही एक मेन डिफरेंस है जो यूएस और इंडिया को अलग करता है. यहाँ पे हर बेंच अपना लॉ बना रही है, इसीलिए दैट इज़ वाई यू सी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट बीइंग फॉर्म्ड अगेन एंड अगेन. तो इसीलिए सेटल्ड लॉ ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है इंडिया में. यूएस में ढूंढना बहुत आसान है और यूके में ढूंढना बहुत आसान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यूनानिमसली बोलता है, यूनानिमसली बैठता है. अब हमारे यहाँ 30 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, 30, और फिर उसमें से 3-3, 2-2 जजेस की बेंच बनती हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रेयरली बनती है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो जजमेंट्स होते हैं ना, वो लॉ सेटल करते हैं. तो एज फार एज द लॉ इज़ कंसर्न वो सेटल होते हैं. बट ज़रूरी नहीं है कि वो जो लॉ जो सेटल्ड है उसके जो फैक्ट्स पे एप्लीकेशन हो रहा है वो ढंग से हो. तो ये जो केसेस है ना, ये आपको एक आइडिया देने को हो रहे हैं कि सेंटेंसिंग पॉलिसी में कितना वेवर करता है सुप्रीम कोर्ट. कि कुछ जजेस हैं जो स्ट्रिक्ट हैं, वो बहुत आसान है डिफ्रेंशिएट करना है. कुछ हैं स्ट्रिक्ट हैं जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर को एग्जीक्यूट करते हैं. कुछ हैं जो लिबरल हैं जो ऐसा नहीं करते. तो व्हाट यू आर विटनेसिंग राइट नाउ आर दोज लिबरल जजेस जो अपने व्यू से मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस को कंसिडर करते हैं. So in Maharashtra versus Man Singh, the accused was acquitted by the High Court for the offence of rape and murder of victim. Supreme Court in a brief order said that the case was based on circumstantial evidence and therefore the sentence was converted to life imprisonment to meet the ends of justice. Now the Supreme Court never reasoned in a great detail why this was there. Similarly, in Rahul versus State of Maharashtra, that was a case of rape and murder of a 4.5-year-old child by the accused. That sentence awarded to him was converted by this court to the imprisonment of life. Why? Because the accused was a young man of 24 years of age when the incident occurred, and apparently his behavior in custody was not uncomplimentary, and he had no previous criminal record, and he would not be menaced to society. And considering these circumstances, कोर्ट ने उसे कम्यूट कर दिया. तो जेल में कैसा कंडक्ट है ये भी रेलेवेंट ग्राउंड होता है. तो देखिए, एज फार एज रिहैबिलिटेटिव थ्योरी इज कंसर्न, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सही है कि अगर जेल में एक व्यक्ति अपने आप को रिफॉर्म करता है तो उसको रिफॉर्म करने का मौका देना चाहिए. बट डू यू अग्री विद दिस व्यू दैट अ पर्सन इज रेपिंग एंड मर्डरिंग यंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट हाउसवाइफ्स एंड पीपल हु आर वेरी वीक, and should that sentence not be passed upon them? Should that sentence not be executed against them? That is up to you to decide. अभी एकेडमिक डिस्कशन हो रहा है ये, एज फार एज सेंटेंसिंग इज कंसर्न. अब ये एकेडमिक डिस्कशन के रेल में जा चुका है. तो ये जो केस लॉ मैंने कम्यूटेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको बस ये दिखाने के लिए है कि एक स्ट्रेट लाइन में सुप्रीम कोर्ट नहीं चला. यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का. सेम सर्कमस्टेंसेज में एक जगह कोर्ट कन्विक्ट कर रहा है और डेथ सेंटेंस पास कर रहा है, और सेम सर्कमस्टेंसेज में कोर्ट एक जगह
वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जजमेंट पास कर रहा है. सो दैट इज़ बिट प्रॉब्लमेटिक अकॉर्डिंग टू मी ऑनेस्टली. Now in Amrit Singh versus State of Punjab, what did the Supreme Court said? This was also a case of a 7-year child who was raped and murdered by a 31-year-old. Supreme Court took the view that though the rape may be brutal and offense heinous, it cannot be said that offense was premeditated. It could have been a momentary lapse also. The victim died as a consequence and not because of any overt act. So the Supreme Court is actually saying that the victim, the child in this case, died because of the rape that was committed upon him, not because of any extra act that the accused wanted to murder him. And in this circumstances, court never found fit to impose death penalty. So as far as ये जो कम्यूटेशन की जितने भी जजमेंट आप देख रहे हैं ना, जितने भी लोग ग्रुप में जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो ये ध्यान रखें, वो इसी साइड से रिप्रेजेंट करने वाले हैं. वो कभी भी प्रोसिक्यूशन की साइड से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे अनलेस दे आर अपॉइंटेड स्टैंडिंग काउंसिल या वो सॉलिसिटर जनरल या स्टेट गवर्नमेंट उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल अपने सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करती हैं. तभी जाके आप उस साइड से आर्ग्यू करेंगे जहाँ पे डेथ सेंटेंस देना चाहिए. एज अ डिफेंस काउंसिल आप इन्हीं सारे जजमेंट्स पे रिलाई करते हैं टू गेट योर क्लाइंट अवे फ्रॉम डेथ एंड रादर हैव हिम an imposition of sentence of life imprisonment. Similarly, in Bishnu Prasad Sinha versus State of Assam, it was a case concerning rape and murder of a child who was again aged about 7 to 8 years old, and 2 persons committed rape. Death penalty in this case was awarded to them and was converted to life imprisonment since conviction was based on a circumstantial evidence. Similarly, in Amit versus State of Uttar Pradesh, the death penalty awarded to the accused for rape and murder of a 3-year-old child was converted to imprisonment for life, since the accused was a young man of 28 years when he committed the offence, and he had no prior history of any heinous offence, and there was nothing to suggest that he would repeat such a crime in future. Giving him a chance, he may reform. This is why Supreme Court committed his sentence to imprisonment for life. अब मुझे इससे एक ट्रेंड मिल रहा है. अब जब भी आप ये सेंटेंस देख रहे हैं तो आपको एक ट्रेंड मिल रहा है कि आप डेथ सेंटेंस तक कम्यूट करवा सकते हैं इन केसेस में जब प्रायर क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो, व्यक्ति अक्यूज पर्सन हिस्ट्री शीटर नहीं है. दूसरा, उसका जो जेल में जो बिहेवियर है वो अच्छा है, विच शोज दैट देयर इज़ अ चांस ऑफ रिफॉर्म. तीसरा कि गिवन अ चांस ही वुड नॉट कमिट दैट ऑफेंस. और चौथा एंड फाइनल, यंग एज. ये सारे सर्कमस्टेंसेस टुगेदर इन केसेस पे कम्यूटेशन करवा रहे हैं. सो एज फार एज प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. ना वट एवर आई एम सेइंग कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है सेंटेंसिंग की सुप्रीम कोर्ट में, ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही रिकॉग्नाइज किया है संगीत एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में, संगीता एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में, और बोला है कि द सर्कमस्टेंसेस रिफर्ड इन बचन सिंह appeared to have taken a bit of a backseat in sentencing process despite the Bachchan Singh's judgment of particular crime and its heinous nature and the role of crime and criminal being equally important. So the Supreme Court reiterated the application of aggravating and mitigating circumstances need a fresh look. Supreme Court has actually observed little or to no uniformity in the application of the doctrine of rarest of rare cases, and aggravating circumstances relate to crime while mitigating circumstances relate to criminal. A balance sheet, Supreme Court said in this case, that cannot be drawn up for comparing the two. The considerations for both are distinct and unrelated. In sentencing process, both crime and criminal are equally important. We have unfortunately not taken the sentencing process as seriously as it should have been, with the result that capital offences have become judge centering. अब देखिए, ध्यान रखिएगा, ये जो संगीता एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा है ना, ये एक्चुअली इन अ सेंस बचन सिंह से डिसएग्री कर रहा है, बट बाय लॉ दिस जजमेंट इज पर इंक्यूरियम, क्योंकि इट इज़ ऑफ अ माइनर बेंच. यहाँ संगीता में यहाँ तक तो बात उनकी ठीक है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है रेयरेस्ट ऑफ रेयर के केस में, पर यहाँ पे वो पूरी तरीके से गलत है कि बचन सिंह ने ये बोला है कि दोनों की चीज़ों को आप कंपेयर नहीं कर सकते.
दिस जजमेंट इज़ पर इनक्यूरियम। ये जजमेंट मैंने स्टडी नोट में आपके पास सिर्फ इसलिए रखा है जिससे आप ये जानें कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर की डॉक्ट्रिन इज़ नॉट बियॉन्ड क्रिटिसिज्म, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद एडमिट किया है कि इट इज़ नॉट एक्चुअली फॉलोइंग द सेंटेंसिंग प्रिंसिपल इन इट्स ट्रू स्पिरिट। और ये जज सेंट्रिक बन चुका है कि जो जज लिबरल है वो कम्यूट कर रहा है और जो जज स्ट्रिक्ट है वो डेथ सेंटेंस पास कर रहा है, ऐसा ही चल रहा है। सिमिलरली आई रिटरेट कि बच्चन सिंह और मच्छी सिंह में एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंसेस क्या थे, जिसको क्राइम टेस्ट कहा जाता है। व्हाट इज़ द क्राइम टेस्ट? जिसको हम कहते हैं एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंसेस हैं वो क्राइम टेस्ट है, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस वो क्रिमिनल टेस्ट, क्योंकि क्रिमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखे जाते हैं। तो एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंसेस क्राइम टेस्ट को पहले हम देखते हैं। फर्स्ट, offenses relating to commission of heinous crimes like murder, rape, armed डकैती, kidnapping etc. by the accused with a prior record for conviction for capital felony or offenses committed by the persons having substantial history of serious assaults and criminal convictions are aggravating circumstance. Second, offense was committed while offender was engaged in commission of another serious offense, ये aggravating circumstance. Third is offense was committed with the intention to create a fear psychosis in the public at large and was committed at the public place with a weapon and device which could clearly be hazardous to more than one life. Fourth is offense of murder was committed for ransom or offenses to receive money or monetary benefits. Fifth is hired killings. Sixth is that the offense was committed outrageously for want of only involving inhumane treatment and torture to the victim, कि जहाँ पे क्राइम में टॉर्चर बहुत है, in that circumstances वो भी एक aggravating circumstance है. Seventh is offense was committed by a person while in lawful custody. Eighth is murder or offense was committed to prevent a person lawfully carrying out his duty like arrest or custody in a place of lawful confinement of himself or another. तो मतलब अगर पब्लिक सर्वेंट या एनी पर्सन हु इज एक्सरसाइजिंग हिज लॉफुल पावर विच द लॉ ग्रांट्स हिम उसकी एक्सरसाइज पे मर्डर किया गया तो उस पर भी डेथ सेंटेंस पास किया जा सकता है. नाइन्थ इज when the crime is enormous in proportion, like making an attempt to murder of an entire family or members of a particular community, that sentence pass kiya ja sakta hai. 10th is when the victim is innocent, helpless, or a person relies upon a position of trust and social norms like a child, helpless woman, daughter, or a niece staying with her father, uncle, and is inflicted with the crime by such a trusted person, then that is also an aggravating circumstance. जैसे अभी आपने देखा ना कि अंकल नीस पे रेप और मर्डर कमिट कर रहे हैं, इन दैट सिचुएशन दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंस. व्हेन मर्डर इज कमिटेड फॉर अ मोटिव व्हिच एविडेंसेस टोटल डेप्राविटी एंड मीननेस. 12th इज व्हेन देयर इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर विदाउट प्रोवोकेशन. एंड 13th इज व्हेन द क्राइम इज सो ब्रूटल दैट इट शॉक्स द जुडिशियल एंड द कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ द सोसाइटी. वहाँ पे भी सेंटेंस पास किया जा सकता है. अब मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस क्या है? ये क्रिमिनल टेस्ट है. यहाँ पे क्रिमिनल को देखा जाता है, क्राइम को नहीं. क्राइम एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंस दिखता है कि किस ब्रूटैलिटी से किया गया, कैसे कमिट किया गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस में क्रिमिनल देखा जाता है. तो इसमें क्या है? द मैनर एंड सर्कमस्टेंसेस इन एंड अंडर विच द ऑफेंस वॉज कमिटेड. फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीम मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस और एक्सट्रीम प्रोवोकेशन in contradistinction to all these situations in normal course. अगर extreme mental या emotional disturbance या extreme provocation के कारण crime commit किया गया है, mitigating circumstance. Then the age of the accused is relevant but not a determinative factor by itself. Third is that the chances of accused not indulging in commission of a crime again and the probability of the accused being reformed and rehabilitated, ये भी relevant है. Fourth is condition of the accused shows that he was mentally defective and the defect impaired his capacity to appreciate the circumstances. Mitigating circumstances है ये. फिर ये है कि the accused committed an offense to actually escape from mental imbalance or persistent harassment situation etc. ये भी mitigating circumstance है. Where the court upon the appreciation of evidence finds that the crime was not committed in a preordained manner and the death resulted in a course of commission of another crime and there was a possibility of it being construed that it was a consequence of the commission of a primary crime, then that is also a mitigating circumstance. 7th is where it is absolutely unsafe to rely upon the testimony of sole eyewitness though the prosecution has brought home the guilt of the accused. ये भी mitigating circumstance है. तो as far as this part of the judgment is concerned, ये बच्चन सिंह और मच्छी सिंह के केसेस से ही निकलते हैं, तो ये तो आपको कोट करना है. अब संगीता एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा ने इसी जजमेंट के यही पार्ट्स एक्चुअली रिप्रोड्यूस कर दिए हैं. तो 2013 में रिपोर्ट हुआ था, तो आप एज फार एज दिस इज कंसर्न ये आप कोट कर सकते हैं. बट एज फार एज दिस पार्ट इज कंसर्न कि
रेयरेस्ट ऑफ रेयर इज नॉट द करेक्ट डॉक्ट्रिन एक्सेट्रा, वो पार्ट पर इंक्यूरियम है, तो वो पार्ट पे रिलाई मत करिएगा, क्योंकि बच्चन सिंह का जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, और माइनर बेंचेस कभी भी मेजर बेंचेस को ओवररूल नहीं कर सकती हैं, ठीक है। अगर 2 जज की बेंच है तो 3 जजेस की जजमेंट से डिसएग्री नहीं कर सकती, और अगर 3 जजेस की बेंच है तो 5 जजेस के जजमेंट से डिसएग्री नहीं कर सकती, एंड सो ऑन, ठीक है। इफ इट इज़ अ माइनर बेंच इट कैन नॉट ओवरराइड द प्रिंसिपल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय द मेजर बेंच। अब इतना सब करने के बाद, थोड़ा डिसएग्रीमेंट करने के बाद, संगीत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के बाद मोहिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आता है। इसमें अगेन बोला गया रेयरेस्ट ऑफ रेयर एकदम ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर में कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, इट वाज द प्रॉब्लम वाज एक्चुअली इन द एप्लीकेशन ऑफ लॉ बाय द जजेस इटसेल्फ। तो अगेन फिर वही लॉ रिटेरेट होता है कि कैसे जजमेंट सही है। इसमें कई जजमेंट के पॉइंट्स ओवर रूल किए गए थे जो अननेसेसरली एक लॉ पॉइंट का ले डाउन कर रहे थे, तो एक लिस्ट ऑफ जजमेंट्स दिया है जिसमें वो सारे पॉइंट्स ओवर रूल किए गए हैं और बोला गया है कि वो पर इंक्यूरियम है क्योंकि वो बच्चन सिंह के वायलेशन में थे। तो जो जजमेंट है जैसे दयानिधि बिश्नोई वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस सत्तन एक्सेट्रा, इन केसेस में क्या बोला गया था कि आप क्राइम को नहीं देखेंगे, आप सिर्फ क्रिमिनल को देखेंगे। यू विल नॉट सी द क्राइम, यू विल सी द क्रिमिनल। नो, एक्चुअली रिवर्स इज ट्रू। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इन सारे जजमेंट्स में बोला गया था कि यू विल ओनली सी द क्राइम, यू विल नॉट सी द क्रिमिनल। सिर्फ क्राइम को देखेंगे, क्रिमिनल को नहीं देखेंगे, एंड ओनली दैट पार्ट इज रेलिवेंट। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस रखे थे, तो एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंस क्राइम ट्रेस्ट है और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस क्रिमिनल ट्रेस्ट है। तो ये जो कुछ जजमेंट्स थे जो कह रहे थे कि आप सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल को देखेंगे और आप सिर्फ और सिर्फ क्राइम को देखेंगे, क्रिमिनल को नहीं देखेंगे, वो पर इंक्यूरियम है उस पार्ट के लिए। पूरा का पूरा जजमेंट पर इंक्यूरियम नहीं है, वो पार्ट जो लॉ पॉइंट ले डाउन कर रहा था कि यू विल ओनली सी द क्राइम, यू विल नॉट सी द क्रिमिनल, ओनली दैट पार्ट इज पर इंक्यूरियम बिकॉज इट इज़ इन वायलेशन टू द बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। फिर डेथ पेनल्टी की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी भी इस केस में अपहेल्ड की गई थी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन ठीक है, फिर सारे पॉइंट इसमें कोर्ट ने अपहेल्ड किए। फिर अब एक लास्ट नई डॉक्ट्रिन आई है, वो भी मैं आपको बता दूं। वैसे मैंने आपके लिए मटेरियल बहुत सारा रखा है, आप केस लॉ में चाहें अगर आपको और इंस्टेंसेस की ज़रूरत हो तो आप पढ़ सकते हैं। आई हैव एक्चुअली कलेक्टेड न्यूमरस इंस्टेंसेस फॉर यू, और 2019 की भी रिपोर्ट भी मैंने आपके लिए लगा दी है स्टडी नोट्स में कि 2019 में क्या हुआ था, डेथ सेंटेंस कैसे कम्यूट हुए थे, किस में कन्फर्म हुए या किस में नहीं हुए। अब प्रोबेबिलिटी फॉर रिफॉर्म पे भी मोहिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला गया है कि जहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी फॉर रिफॉर्म दिखती है कोर्ट को, वहाँ पे डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कोर्ट ने महेश धानाजी शिंदे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में यही बोला था कि जहाँ पे अक्यूज रिफॉर्मेशन दिखाता है एंड इट शोज़ कि उसका जेल का कंडक्ट अच्छा है एंड ही कैन बी रिहेबिलिटेटेड इन द सोसाइटी, वहाँ पे भी डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाएगा क्योंकि इट इज़ नॉट शोन बाय द प्रोसिक्यूशन दैट ही वॉज बियॉन्ड रिफॉर्मेशन। अब एक फाइनल थ्योरीज पे है द थ्योरी ऑफ रेसिडुअल डाउट, ठीक है। ये भी एक नई थ्योरी आई है और ये अभी इवॉल्व हो रही है, पर इसके बेसिस पे भी 2018-19 में बहुत सारे कम्यूटेशन किए गए। तो रेसिडुअल डाउट की भी थ्योरी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी ऑफ रेसिडुअल डाउट में क्या है? सी देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ रेसिडुअल डाउट एंड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जब एस्टैब्लिश हो जाता है तो आपको कन्विक्शन मिल जाता है। अब रेसिडुअल डाउट क्या होता है कि कोर्ट कन्विंस्ड हैं अक्यूज्ड की गिल्ट से, पर इस बात से कन्विंस्ड नहीं है टोटली कि इसको डेथ देना चाहिए। उनको इतना एविडेंस तो मिल गया है कि उनको ये दिख गया कि हाँ अक्यूज्ड इज गिल्टी मर्डर के लिए, बट उनको इतना एविडेंस नहीं मिला है कि वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं कि वो अक्यूज्ड को सेंटेंस ऑफ डेथ दे सकते हैं, या उनको कुछ क्राइम के मैनर्स पे कि मान लीजिए हीनियस या मिटिगेटिंग और एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस की लिस्ट ड्रॉ हो रही है। अब किन्हीं पॉइंट्स पे कोर्ट को थोड़ा डाउट है कि यार ये पॉइंट बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बड़े अच्छे से प्रूव नहीं हुआ है, तो वो रेसिडुअल डाउट है और इस पे भी कोर्ट अक्विटल कह रहा हूँ कम्यूटेशन दे रहा है। सो एज ऑफ लेटेस्ट इन रविशंकर
alias Baba Vishwakarma versus State of Madhya Pradesh, Supreme Court has said that the theory of residual doubt is not relevant for conviction, but it would tilt towards the mitigating circumstances to be taken note of whilst considering whether the case fall under the rarest of rare category or not. अब इसके लिए उन्होंने ये residual doubt की थ्योरी उन्होंने निकाली कहाँ से? उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट के टेनेसी वर्सेस मैककिने के जजमेंट पे रेफर किया और बोला कि residual doubt of guilt is a valid non-statutory mitigating circumstances during the sentencing stage and have allowed for new evidence during sentencing proceedings relating to the defendant's character, background history and physical condition, etc. to be made relevant. फिर Supreme Court says that residual doubt as a mitigating factor would effectively raise the standard of proof for imposing death sentence. तो देखिए मिटिगेटिंग रेसिडुअल डाउट की थ्योरी ने क्या किया है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है ना डेथ सेंटेंस इम्पोज करने का, इसको और बढ़ा दिया है. इट इज़ नाउ मच मोर हार्डर टू कन्विक्ट, सॉरी मच मोर हार्डर टू इम्पोज द सेंटेंस ऑफ डेथ. So the residual doubt is a mitigating factor and has effectively raised the standard of proof of imposing death sentence, the benefit of which could be availed not only by the convicted person but also the person who claims to be innocent in appeal. However, it would be a misconception to make a cost-benefit comparison between the cost to the society owing to the acquittal of one guilty versus the loss of life of a perceived innocent. This is because the alternative to death does not necessarily imply setting the convict free. सुप्रीम कोर्ट ने रेसिडुअल डाउट की थ्योरी की क्रिटिसिज्म को लेके ये बात कही कि देखिए हम डेथ सेंटेंस का जो पैरामीटर है उसको थोड़ा और बढ़ा रहे हैं. उसका जो स्टैंडर्ड है, standard of proof which is required to actually sentence a person to death, उसको मैं और बढ़ा रहा हूँ. लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि अगर हमने स्टैंडर्ड डेथ पेनल्टी के लिए इतना बढ़ा दिया तो आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसे तो सोसाइटी में डेंजर हो जाएगा, सोसाइटी में पैनिक और केओस होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ सेंटेंस का कन्वर्स मतलब ऑपोजिट अक्विटल नहीं होता, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा. तो हम या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं या तो डेथ सेंटेंस देंगे. अब ये क्यों सोच रहे हैं हम अक्विटल दे देंगे? अक्विटल के लिए तो प्रिंसिपल्स अलग हैं और कन्विक्शन के लिए प्रिंसिपल्स अलग हैं. जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और अभी जितने भी प्रिंसिपल्स हमने मर्डर को लेके डिस्कस किए और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे क्या होता है और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने प्रिंसिपल्स आपको बताए उसकी बात कर रहा था सुप्रीम कोर्ट कि वो तो चीज़ें अलग होती हैं. लेकिन सेंटेंसिंग की पॉलिसी का क्या? सेंटेंसिंग की पॉलिसी वहीं तक रेलेवेंट होती है जहाँ तक आप ये देख रहे हैं कि क्या एक एक्चुअल पर्पस सर्व होगा अक्यूज्ड को डेथ सेंटेंस देने का, क्या हमारे दिमाग में रेसिडुअल डाउट है उसकी पोजीशन को लेके, क्या कुछ एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जो हमको लगता है कि आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन आर कंसाइंस. तो रेसिडुअल डाउट इज़ अ बिट मोर देन रीजनेबल डाउट. तो ये एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस की कैटेगरी में है. ये देखिए कन्विक्शन के लिए रेलेवेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा. रेसिडुअल डाउट इज़ नॉट एट ऑल रेलेवेंट फॉर कन्विक्शन, इट इज़ ओनली रेलेवेंट फॉर योर सेंटेंसिंग. तो ये एज ऑफ लेटेस्ट 2019 में मेंशन किया गया है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये भी एक नया ट्रेंड आया है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफॉर्म को लेके तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफॉर्म सुप्रीम कोर्ट को दिख जाती है तो वो सेंटेंस नहीं करेगा. ऑनर किलिंग को लेके क्या सीन है? ऑनर किलिंग को लेके देयर वाज दिस जजमेंट. वैसे मैंने बहुत सारे जजमेंट्स आपके लिए रखे हैं बट मोस्ट रेलेवेंट वन इज़ भगवान दास वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली बोल दिया था ऑनर किलिंग को अगर स्टैम्प आउट करना है ये तो आपको हार्शेस्ट पनिशमेंट देना पड़ेगा, वो है डेथ पनिशमेंट, क्योंकि ये बारबैरिक और फ्यूडल प्रैक्टिस है एंड इट इज़ अ स्लर ऑन आवर नेशन. तो जो भी ऑनर किलिंग करता है दे शुड नो दैट द गैलोज अवेट्स देम. फेक इनकाउंटर के केस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश कदम वर्सेस राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता में बोला है
कि वी वांट द पुलिसमैन दैट दे वुड नॉट बी एक्सक्यूज्ड फॉर कमिटिंग मर्डर इन द नेम ऑफ एनकाउंटर on the pretext that they were carrying out the orders of their superior officers or politicians, however high. In Nuremberg trials, the Nazi war criminals took the plea that orders are orders. Nevertheless, they were hanged. So, if a policeman is given an illegal order by any superior to do a fake encounter, it is his duty to refuse to carry out such an illegal order. Otherwise, he will be charged for murder and if found guilty, sentenced to death. The encounter philosophy is a criminal philosophy and all policemen should know this. The trigger-happy policemen who think that they can kill people in the name of police encounter and get away from it should know that the gallows awaits them. अब आपको एक बात बताऊं, दोनों ही केसेस का जजमेंट देने वाले जज एक ही थे, ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काजू वाज द वन. तो ये प्रिंसिपल उन्होंने ले डाउन किया, बट यू कैन ईजिली सी अगर वो वहाँ पे ना होते तो क्या कितना डिफरेंस होता. सिमिलरली एक केस है दिल्ली हाई कोर्ट में अभी हुआ है, जसपाल सिंह गोसेन वर्सेस CBI में. यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस ने एक फेक एनकाउंटर किया था 20 साल के लड़के का. उसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने 7 पुलिसमैन को फेक एनकाउंटर के लिए इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया. अब देखिए डेथ सेंटेंस नहीं दिया है, इवन दो प्रकाश कदम वर्सेस विश्वनाथ गुप्ता में डेथ सेंटेंस की बात की गई है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस नहीं लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है. फेक एनकाउंटर को लेके इन्वेस्टिगेशन को लेके गाइडलाइंस क्या हैं वो भी आपको पता होंगे. PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है, ये CRPC का टॉपिक है. सो इफ़ यू वांट टू रेफर यू कैन रेफर इट. ऑनर किलिंग में आपको पता चल गया कि जनरली डेथ सेंटेंस आप करवा सकते हैं इफ़ यू आर्ग्यूइंग फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन साइड. तो अगर प्रोसिक्यूशन की साइड से आर्ग्यू कर रहे हैं तो ऑलवेज रिमेंबर टू मेंशन द जजमेंट ऑफ भगवान दास वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली, अरुमुगम सरवाई वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. फेक इनकाउंटर के केसेस में प्रकाश कदम वर्सेस राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता इज़ द मोस्ट रेलिवेंट केस इफ़ एज अ प्रोसिक्यूटर यू वांट टू सिक्योर डेथ सेंटेंस. ठीक है, सो दैट वाज दिस पॉइंट. ऑनर किलिंग को भी लेके काफ़ी गाइडलाइंस हैं, शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दी गई हैं. सो आई थिंक ये प्रिवेंटिव स्टेप्स और ये वाली जो चीज़ें हैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लेकिन ये अरेस्ट के टॉपिक और CRPC के टॉपिक से रिलेट करता है. आई हैव एक्चुअली गिवन यू दैट जजमेंट, इफ़ यू वांट टू रीड इट यू कैन रीड इट. जजमेंट नहीं दिया है, आई थिंक गाइडलाइंस का नोट बना दिया है. तो इफ़ यू वांट टू रीड दोज गाइडलाइंस यू कैन. अब 2019 में कितने कंफर्म हुए, कितने कम्यूट हुए, उसका भी मैंने एक लिस्ट स्टडी नोट में डाल रखा है. इफ़ यू वांट टू रेफर देम यू कैन. और उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग जो जजमेंट मुझे लगा वो ये था अनोखी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP का. अब इसमें जजेस ने पता है किस बात पे डेथ सेंटेंस हटा दिया है? इस बात पे हटा दिया कि ट्रायल जो था वो 13 दिन में कंप्लीट हो गया था. तो कोर्ट ने बोला कि जस्टिस हरिड शुड नॉट मीन जस्टिस बरीड, और इतना फास्ट ट्रैक ट्रायल पे डेथ सेंटेंस देना वुड बी अनसेफ. 13 दिन में ट्रायल ख़त्म हुआ था. सो आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद द सुप्रीम कोर्ट, पर ये जजमेंट था. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर. एक जजमेंट और इम्प्रेसिव है, वो है जगदीश वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. यहाँ पे इनऑर्डिनेट और अनएक्सप्लेन डिले हुआ इन डिसाइडिंग मर्सी पिटिशन. सुप्रीम कोर्ट ने कम्यूट कर दिया डेथ सेंटेंस टू imprisonment for life. You know that inordinate delay in disposing of a mercy petition is also a ground for commutation of that sentence. Similarly, in Raju Jagdish Paswan versus State of Maharashtra, Supreme Court said that the death sentence can only be imposed when imprisonment for life's option is unquestionably be foreclosed. तभी आप impose कर सकते हैं जब imprisonment for life देने का कोई भी चांस ना हो. फिर अक्यूज्ड एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में बताया गया था कि पोस्ट कन्विक्शन मेंटल इलनेस इज़ अ मिटिगेटिंग फैक्टर टू कम्यूट अ सेंटेंस ऑफ डेथ. ये मैंने अनसाउंड माइंड के लेक्चर में बताया होगा. एक केस है संतोष मारुति माने वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इसमें भी जजेस ने बोला कि द अक्यूज माइट हैव बीन ऑलरेडी बी रिफॉर्म्ड, और उसका जेल में कंडक्ट देख के और ये देखा कि उसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है एसेट्रा एसेट्रा, और उसकी क्रिमिनलिटी की कोई प्रोपेंसिटी नहीं है. इन सारी चीज़ों को देख के उसका भी जो सेंटेंस ऑफ डेथ था वो कम्यूट कर दिया. अब इसमें एक जॉय राइड की वजह से देयर वाज दिस पुणे ड्राइवर वो किल्ड 9 पीपल ड्यू टू हिज मर्डरस जॉय राइड. ठीक है, तो इस केस में भी कम्यूट कर दिया गया था. बाय लुकिंग एट हिज कंडक्ट इन जेल
and the court thought that he has already been reformed. फिर इसमें कई केसेस है जिसमें डेथ सेंटेंस अपहेल्ड किया है, जैसे रेप एंड डेथ ऑफ अ माइनर गर्ल मनोहर वर्सेस स्टेट में डेथ सेंटेंस अपहेल्ड किया है. सिमिलरली एक और ऐसा ही केस है रेप एंड मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, उसमें भी डेथ सेंटेंस अपहेल्ड किया है रवि वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में. एक तांत्रिक कपल थे, वो किल्ड द इन्फेंट फॉर ह्यूमन सैक्रिफाइस, दैट इज़ द केस ऑफ ईश्वरी लाल यादव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, इसमें भी डेथ सेंटेंस अपहेल्ड किया है. तो बेसिकली अगर आप देखें तो कम्यूटेशन ज़्यादा हुए हैं, कम्यूटेशन और अक्विटल ज़्यादा हुए हैं, और डेथ सेंटेंस कन्फर्म्ड बहुत कम हुए हैं. ठीक है, अभी एक और चीज़ बता देता हूँ. और निर्भया रेप केस तो था ही, ऑब्वियसली रिमेंबर अक्षय कुमार सिंह वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, जहाँ पे जो 4 अक्यूज थे दे एब्सोल्युटली मेक द मॉकरी ऑफ लॉ. 4 बार एक एक करके वो सेंटेंस लगा रहे थे, मतलब प्रीव्यू लगा रहे थे, फिर मर्सी पिटिशन लगा रहे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड दैट एक्चुअली मेड अ मॉकरी ऑफ लॉ टू द पॉइंट कि यूनियन गवर्नमेंट ने खुद अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन डाला है कि अब आप डेथ सेंटेंस के समरी एग्जीक्यूशन के लिए विक्टिम सेंट्रिक गाइडलाइंस बनाइए. अभी यूनियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद पिटिशन डाला है सुप्रीम कोर्ट में टू मेक विक्टिम सेंट्रिक गाइडलाइंस फॉर डेथ पेनल्टी एंड इट्स एग्जीक्यूशन. अब देखें उसका वो क्या जजमेंट आता है. अभी तो ये सारी चीज़ें हैं. तो एज फार एज एग्ज़ाम इज़ कंसर्न, आपको किस चीज़ों पे ध्यान रखना है. एज फार एज एग्ज़ाम इज़ कंसर्न, यू हैव टू ओनली नो द जजमेंट ऑफ बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ठीक है, एंड जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, क्योंकि वो एकेडमिक पॉइंट आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कहाँ हेल्प की. आपको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जितने भी एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस हैं आपको सब याद करने हैं. ठीक है, और ये जो केसेस मैंने आपको बताए, कॉर्पस डिलिक्टी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एसेट्रा, इनके प्रिंसिपल्स, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप अपने दिमाग में रखिएगा, ये आपकी नॉलेज के लिए. तो जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको सारी चीज़ों पे ध्यान देना है. मैंने जितनी भी अभी तक चीज़ें बताई, प्रैक्टिस इज़ रियली टफ. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अलॉन्ग विद संगीता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, उन पॉइंट्स तक रेलिवेंट है जहाँ पे उन्होंने बच्ची सिंह एंड मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जो गाइडलाइंस हैं उनको रीटरेट किया है एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस के. तो जब आप एग्ज़ाम में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के साथ साथ आप लेटेस्ट केस भी मेंशन कर देते तो उससे अच्छा ओपिनियन आपका बनाता है एग्जामिनर. तो ठीक है, तो उस पॉइंट तक ये रेलिवेंट है. सो दैट इज़ ऑल फॉर द डेथ पेनल्टी. स्टडी नोट्स ज़रूर रेफर करिएगा इफ़ यू वांट टू नो दिस टॉपिक इन इवन ए ग्रेटर डिटेल. अब क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रेलिवेंट नहीं था तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं किया, पर आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर दीज 5 टेस्ट. रिफॉर्मेटिव थ्योरी कि जहाँ पे जेल के अंदर का कंडक्ट भी रेलिवेंट होता है, पास्ट क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स भी रेलिवेंट होते हैं. फिर रेसिडुअल डाउट की थ्योरी जो अभी लेटेस्ट आई है, इससे रेलिवेंट रहिएगा और इसके बारे में बात करिएगा, बिकॉज ये थ्योरी आई एम प्रिटी श्योर ये लॉ में अप्रूव हो जाएगी. इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अप्रूव करेगी ही करेगी. फिर एज फार एज डेथ पेनल्टी का रेयरेस्ट ऑफ रेयर के क्या क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कितने स्ट्रिक्टली डील किया जाता है, कॉर्पस डिलिक्टी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे कैसे दिया जाता है, लास्ट सीन थ्योरी, इन सारी चीज़ों पे आपको प्रिलिमिनरी लेवल पे, प्रिंसिपल लेवल पे अवेयर रहना है. ठीक है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी अवेयर अबाउट दिस. ठीक है, याद नहीं, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ ध्यान देना है. रोट लर्निंग इज़ नॉट द वे, यू हैव टू एम्फसाइज ऑन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक. तो ठीक है, तो आप स्टडी नोट रेफर करिएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन ग्रेट डिटेल. From tomorrow we'll start with 304A, death by negligence and dowry death, and that would be a very short topic. फिर abetment to suicide, and after that every single topic is really short. So that is it for today. I'll see you tomorrow.